तो चलिए आज के इस नए सेशन में एक बहुत ही आम उलझन को सुलझाते हैं। होता क्या है ना, A2 लेवल तक आते आते लगता है कि फ्रेंच काफी समझ आ गई, लेकिन B2 की तरफ जंप करने के नाम से ही थोड़ी घबराहट होने लगती है। खैर, घबराने की कोई बात नहीं है। इस एक्सप्लेनर में हम फ्रेंच ग्रामर की नींव को पूरी तरह से रीसेट करेंगे। और सबसे मजेदार बात पता है क्या है? हम इन मुश्किल फ्रेंच कॉन्सेप्ट्स को ना सीधे अपनी हिंदी भाषा के ढांचों से जोड़कर समझने वाले हैं। हिंदी और फ्रेंच का ये कनेक्शन एकदम लॉजिकल और आसान है। तो बस शुरू करते हैं ये सफर। अब आगे बढ़ने से पहले ना एक बहुत ही बेसिक सवाल आता है। हमें वापस पीछे मुड़कर अपनी नींव को दोबारा क्यों देखना चाहिए? इसको ऐसे समझते हैं। मान लीजिए एक घर की दूसरी मंजिल बनानी है, तो क्या नीचे के खंभों को मजबूत किए बिना काम चलेगा? बिल्कुल नहीं। बड़े और कॉम्प्लेक्स फ्रेंच सेंटेंसेस बनाने से पहले इन बेसिक्स को पक्का करना उस घर की बुनियाद को मजबूत करने जैसा ही है। एक बार ये बेस स्ट्रांग हो गया ना, तो बाकी की सारे ग्रामर अपने आप अपनी जगह पर फिट हो जाएगी। फटाफट आज के इस रोड मैप पर नजर डाल लेते हैं। हम शुरुआत करेंगे बुनियादी ढांचे से, फिर देखेंगे मेन वर्ब्स एत्र और एवोआर को। उसके बाद पास्ट टेंस यानी भूतकाल पर पकड़ बनाएंगे, नियर फ्यूचर को समझेंगे और आखिर में एक रियल लाइफ कन्वर्सेशन के जरिए कुछ प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए सीधे पहले हिस्से पर आते हैं, जहां हम अपनी बुनियाद को तैयार करेंगे और बढ़ते हैं हमारे अगले पड़ाव की तरफ, एत्र और अवॉर, जो सच में फ्रेंच ग्रामर की जान है। यहाँ एक बात क्लियर कर लेते हैं। हमारा मकसद सब कुछ जीरो से सीखना बिल्कुल नहीं है, बल्कि जो पहले से पता है उसे एक सही ऑर्डर में लगाना है। बिखरे हुए कॉन्सेप्ट्स को जब एक बार सही तरीके से सेट कर लिया ना, तो इंटरमीडिएट फ्रेंच बहुत आसान लगने लगती है। जैसे अब एत्र को ही देख लेते हैं। फ्रेंच में je suis का सीधा सा मतलब है मैं हूं, tu es माने तुम हो। ये कितनी स्मूथली हमारी हिंदी की होना क्रिया के साथ मैच करता है। इसे सीधे हिंदी से लिंक करते ही दिमाग में एक लॉजिकल कनेक्शन बन जाता है। और सच बात तो ये है कि इस लिंक के बनते ही एत्र का इस्तेमाल एकदम नेचुरल लगने लगता है। बिल्कुल इसी तरह अवॉर को समझते हैं। जय का मतलब होता है मेरे पास है। फ्रेंच में अवॉर का रिलेशन किसी चीज के पास होने या उस पर अधिकार होने से है। और एक छोटी सी इंटरेस्टिंग बात, फ्रेंच में ना उम्र बताने के लिए भी इसी पास होने वाले स्ट्रक्चर का इस्तेमाल होता है। ये जानना इसलिए भी बहुत जरूरी है क्योंकि आगे चलकर हम जिस पास्ट टेंस की बात करने वाले हैं ना, उसका पूरा का पूरा लोड इसी अवॉर के कंधों पर टिका होता है। अब आते हैं सबसे मजेदार हिस्से पर, यानी फ्रेंच पास्ट टेंस, एक तरह से टाइम ट्रैवल के नियम। फ्रेंच पास्ट टेंस के बारे में बात हो और कंफ्यूजन ना हो, ऐसा थोड़ी हो सकता है। इम्परफेक्ट या पासे कंपोजे, ये एक ऐसी उलझन है जहां लगभग हर कोई थोड़ा अटक जाता है, लेकिन सिर्फ एक छोटा सा नजरिया बदलने की देर है। इस टाइमलाइन पर नजर डालते हैं। ये बिल्कुल साफ कर देती है कि पासे कंपोजे एक ऐसा पॉइंट है जो शुरू हुआ और बस खत्म हो गया, एकदम पिन पॉइंट, पूरा हुआ काम। पर दूसरी तरफ इम्परफेक्ट उस बैकग्राउंड म्यूजिक की तरह है जो बस पीछे बज रहा है, या ऐसी कोई पुरानी आदत जो काफी लंबे वक्त तक चली। जैसे मान लेते हैं 2020 से 2022 का पूरा दौर इम्परफेक्ट हो सकता है, पर उस बीच किसी एक खास दिन पर हुआ कोई वाकया, वो पासे कंपोजे होगा। चलिए इसको अपने मातृभाषा से जोड़कर देखते हैं। पासे कंपोजे का हिंदी में बिल्कुल एग्जैक्ट ट्रांसलेशन है वो काम जो फिनिश हो चुका है, मैंने किया या वो गया। पहले एग्जाम्पल को ही लेते हैं, जे मौजे। इसका एकदम सीधा और सटीक मतलब है मैंने खाया, काम खत्म। तो बस रूल ये है कि जब भी दिमाग में कोई ऐसा थॉट आए जहां एक्शन कंप्लीट हो गया हो, तो वहां तुरंत पासे कंपोजे लगा देना है। अब इसके उल्टा इम्परफेक्ट कंटिन्यूटी दिखाता है। ये हिंदी के उन सेंटेंसेस के साथ फिट बैठता है जहां कोई पुरानी आदत दिखानी हो, जैसे मैं करता था या वो जा रहा था। इस दूसरे एग्जाम्पल को देखते हैं, je mangeais। इसका सीधा सा अनुवाद है मैं खा रहा था, यानी काम किसी एक पर्टिकुलर पल में खत्म नहीं हुआ, बल्कि उस वक्त वो चल रहा था, एक तरह से सीन सेट कर रहा था। तो हिंदी का रहा था या ता था जब भी आए तो समझ जाना चाहिए कि वहां इम्परफेक्ट की एंट्री होने वाली है। पास्ट टेंस को डिकोड करने के बाद अब आगे बढ़ते हैं और नियर फ्यूचर पर फोकस करते हैं। भूतकाल की मिस्ट्री तो सॉल्व हो गई, अब फ्यूचर की तरफ जाना फ्रेंच में काफी आसान है और इसके लिए फ्यूचर प्रॉश काम आता है।
अगर सच कहें तो फ्यूचर के बारे में बात करने का इससे आसान और प्रैक्टिकल तरीका कोई नहीं है। इसकी रेसिपी बिल्कुल सिंपल है। बस आलेर यानी जाना क्रिया का प्रेजेंट फॉर्म लेना है और उसके आगे मेन वर्ब को उसके ओरिजिनल फॉर्म यानी इन्फिनिटिव में लगा देना है। इसमें अलग से कोई नई एंडिंग्स याद करने का झंझट ही नहीं है। और लीजिए, यहाँ हमारा हिंदी डिकोडर फिर से काम आता है। फ्यूचर प्रॉश बिल्कुल हमारी हिंदी के वाला हूं या जा रहा हूं वाले स्ट्रक्चर के साथ जुड़ता है। इस एग्जाम्पल पर नजर डालते हैं। Je vais manger, इसका एकदम एग्जैक्ट मीनिंग है मैं खाने वाला हूं या मैं खाने जा रहा हूं। ये हमारी सोच के साथ कितनी परफेक्टली अलाइन हो जाता है ना। Je vais मतलब मैं जा रहा हूं और manger माने खाने, बिल्कुल सीधा हिसाब। चलिए, इन सारे रूल्स को थोड़ा और पक्का करने के लिए कुछ क्विक एग्जांपल्स देख लेते हैं। इनके प्रोनाउंसिएशन पर भी ध्यान देते हैं। Je suis allé, मैं गया, ये हो गया पासे कॉम्पोजे। Il faisait froid, ठंड थी, यहाँ एम पार्फे है क्योंकि ये एक माहौल, एक बैकग्राउंड सेट कर रहा है। उसके बाद nous allons partir, हम निकलने वाले हैं, ये हुआ हमारा फ्यूचर प्रोश। और आखिर में elle a fini, उसने खत्म किया। ये चारों एग्जाम्पल्स प्रूफ हैं कि हिंदी और फ्रेंच के ये ग्रामर स्ट्रक्चर्स एक दूसरे के साथ कितनी नेचुरली और मजबूती से कनेक्ट होते हैं। अब आते हैं रियल लाइफ प्रैक्टिकल एप्लीकेशन पर और देखते हैं कि ये सब एक साथ कैसे काम करते हैं। सच तो ये है कि सिर्फ नियम पता होना काफी नहीं होता, असल जिंदगी की बातचीत में उन्हें उतारना बहुत जरूरी है। इस छोटी सी बातचीत से समझते हैं कि कैसे अलग अलग काल एक साथ फ्लो करते हैं। शुरुआत होती है इस आम से सवाल से, Qu'est-ce que tu as fait hier? यानी तुमने कल क्या किया। अब ध्यान देते हैं, यहाँ एकदम स्पेसिफिक खत्म हो चुके काम के बारे में पूछा जा रहा है, तो नेचुरली बिना किसी डाउट के पासे कॉम्पोजे का इस्तेमाल हुआ है, tu as fait। अब जरा इस जवाब पर गौर करते हैं। इसमें एक बहुत ही जबरदस्त कॉन्ट्रास्ट छुपा है। इल फजे बो यानी मौसम अच्छा था, यहाँ इम्परफेक्ट का यूज हुआ है क्योंकि ये उस दिन का माहौल बना रहा है। सीन सेट हो गया। फिर आता है मेन एक्शन। Alors je suis allé au parc, मतलब इसलिए मैं पार्क गया। अब गया तो एक खत्म हो चुका काम है ना, इसलिए यहाँ पासे कॉम्पोजे आ गया। माहौल बनाने के लिए इम्परफेक्ट और मेन काम दिखाने के लिए पासे कॉम्पोजे। क्या परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। और बातचीत का अंत देखिए कितना स्मूथ है। इस soir je vais regarder un film, यानी और आज रात मैं एक फिल्म देखने वाला हूँ। यहाँ फ्लो कितनी नेचुरली फ्यूचर प्लान्स की तरफ मुड़ गया। फ्यूचर पॉश का इस्तेमाल करके वही हिंदी वाला हूँ स्ट्रक्चर आ गया। इस एक छोटे से एक्सचेंज से साफ हो जाता है कि कैसे हम इजीली माहौल सेट कर सकते हैं, पास्ट एक्शंस बता सकते हैं और आने वाले प्लान्स भी शेयर कर सकते हैं। और अब आखिर में थोड़ा रीकैप करते हैं और एक क्विक प्रैक्टिस सेशन रखते हैं। फटाफट से आज की मेन बातों को समराइज कर लेते हैं। पॉइंट नंबर 1, एत्रो और अवार सबसे जरूरी बुनियाद हैं। पॉइंट 2, जहां भी खत्म हुआ काम दिखे समझ लेना चाहिए कि वहां पासे कंपोजे लगेगा। पॉइंट 3, जहां कोई बैकग्राउंड सीन हो या पुरानी आदत हो जैसे रहा था या ता था, वहां एम्पारफे की बारी है। और आखिरी पॉइंट, नियर फ्यूचर यानी फ्यूचर प्रोश हमेशा हिंदी के वाला हूं से मैच करेगा। ये रूल्स अब हमारी अपनी भाषा से इतने गहरे जुड़ चुके हैं कि अब इनको भूल पाना वाकई मुश्किल है। जब भी खुद फ्रेंच बोलनी हो या लिखनी हो तो बस इस 3 स्टेप वाली स्ट्रैटेजी को फॉलो करना है। स्टेप 1, दिमाग में सेंटेंस को हिंदी में फ्रेम करें। स्टेप 2, उसका टेंस पहचानें, क्या काम हो चुका है या कोई आदत चल रही थी या बस कुछ होने ही वाला है। और फिर आता है स्टेप 3, अपनी इस पहचान के बेसिस पर फट से फ्रेंच में ट्रांसलेट कर दें। सच में ये हिंदी डिकोडर टेक्निक कभी फेल नहीं होती। तो अब टेस्ट का टाइम है। ये प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। इस सेंटेंस पर सोचते हैं, मैं पढ़ रहा था और फिर मैंने खाना खाया। थोड़ा ध्यान से विचार करते हैं कि मैं पढ़ रहा था कैसा माहौल बना रहा है और मैंने खाना खाया किस तरह का एक्शन है। एक ही ख्याल में इम्परफेक्ट और पासे कंपोजे को कैसे मिलाएंगे। चलिए कुछ सेकंड लेते हैं और इसे फ्रेम करने की कोशिश करते हैं। अगर ये लॉजिक पकड़ में आ गया ना, तो समझिए एक बहुत बड़ा हर्डल क्रॉस हो चुका है। इस सॉलिड फाउंडेशन के होते हुए A2 से B2 तक जाना कोई बहुत बड़ी छलांग नहीं है, बल्कि बस एक अगला कदम है। तो क्या अब टाइम नहीं आ गया कि इन मजबूत ईंटों से फ्रेंच सेंटेंसेस की और भी बड़ी और खूबसूरत इमारतें बनाई जाएं? आज के इस सेशन में जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। इस टेक्निक के साथ आगे बढ़िए और देखिए फ्रेंच कितनी आसान हो जाती है। नमस्ते। फ्रेंच भाषा सीखते वक्त भूतकाल यानी पास्ट टेंस की बातें करना अक्सर सबसे बड़ी पहेली लगता है ना? लेकिन आज इस पहेली को एक दिलचस्प कहानी की तरह सुलझाया जाएगा।
आज हम इम्पारफे और पासे कंपोजे के बीच के फर्क को एकदम क्लियर करने वाले हैं। और सबसे अच्छी बात, अपनी हिंदी के नजरिए से इसको समझना लिटरली बहुत आसान होने वाला है। तो चलिए सीधे इसमें डाइव इन करते हैं। एक आम सा वाक्य लेते हैं। बारिश हो रही थी जब अचानक फोन बजा। अब यहां ध्यान दीजिए, एक लगातार चल रही बैकग्राउंड एक्शन को एक अचानक होने वाली घटना इंटरप्ट कर रही है। ऐसे सेंटेंसेस रोजमर्रा की जिंदगी में आते हैं, पर आखिर इसे फ्रेंच में परफेक्टली कैसे कहेंगे? यही आज की सबसे बड़ी चुनौती है। इस चुनौती को पार करने के लिए आज का रोड मैप बिल्कुल तैयार है। पहले हम पास्ट टेंस के कोड डिफरेंस को समझेंगे, फिर इम्पारफे से जुड़ी आदतें, उसके बाद पासे कंपोजे के कंप्लीटेड एक्शंस। चौथे स्टेप में कुछ सीक्रेट कोड्स यानी टाइम मार्कर्स को डिकोड करेंगे और अंत में स्टोरी टेलिंग की प्रैक्टिस करेंगे। तो ये सफर स्टेप बाय स्टेप और काफी मजेदार होने वाला है। शुरुआत करते हैं भाग 1 से, पास्ट टेंस के मूल अंतर। फ्रेंच टेंसेस को समझने का सबसे आसान तरीका पता है क्या है? इसे अपनी हिंदी भाषा से जोड़ना। एक तरफ देखिए ऑनगोइंग बैकग्राउंड, जैसे मैं खा रहा था, ये पास्ट कंटिन्यूअस जैसा है। दूसरी तरफ है सडन एक्शन, जैसे मैंने खाया, जो एक सिंपल पास्ट है। फ्रेंच में ठीक यही फर्क इम्पारफे और पासे कंपोजे के बीच होता है। हिंदी से कंपेयर करने पर यह कॉन्सेप्ट एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाता है। ग्रामर को एक मूवी डायरेक्ट करने जैसा मानिए। एक बेहतरीन कहानी बताने के लिए 2 मुख्य चीजें चाहिए। एक टेंस आपका सेट डिजाइन करता है, माहौल बनाता है, वहीं दूसरा टेंस सीधे एक्शन सीक्वेंस लाता है जो प्लॉट को आगे धकेलता है। यही डायरेक्टिंग की कला फ्रेंच पास्ट टेंसेस की पूरी बुनियाद है। अब आते हैं दूसरे भाग पर, इम्पारफे, आदतें और बैकग्राउंड। कमाल की बात यह है कि इम्परफेक्ट बिल्कुल एक पेंट ब्रश की तरह काम करता है। ये उन चीजों को डिस्क्राइब करता है जो पास्ट में चल रही थीं या एक आदत के तौर पर बार बार होती थीं। इस टेंस का कोई निश्चित एंड पॉइंट नहीं होता। इसकी पूरी वाइब ही वॉज हैपनिंग यानी हो रहा था, या यूज्ड टू हैपन यानी हुआ करता था वाली होती है। आखिर इम्परफेक्ट लगाना कब है? सोचिए, एक मूवी सेट बन रहा है। मैं एक्टर्स के आने से पहले पुरानी आदतें बतानी हो, जैसे हर रोज कुछ होता था, मौसम का हाल बताना हो, बाहर धूप खिली थी, बैकग्राउंड का सीन हो, जैसे पक्षी गा रहे थे, या फिर कोई फिजिकल और मेंटल स्टेट, मैं उदास महसूस कर रहा था। इन सभी शांत और लगातार चलने वाले दृश्यों के लिए बस इम्परफेक्ट का ही इस्तेमाल होता है। तो अब बढ़ते हैं तीसरे भाग पर, पासे कंपोजे यानी पूरे हो चुके काम। पासे कंपोजे वो टेंस है जो विशेष और पूरी हो चुकी घटनाओं के लिए लगता है। ये उन डेफिनेटिव मैंने ये किया वाले मोमेंट्स के लिए बना है। कहानी में जो असली मोमेंटम और एक्शन आती है, जो प्लॉट को आगे बढ़ाती है, वो हमेशा इसी टेंस से आती है। ये बिल्कुल एक सडन स्पार्क की तरह काम करता है। सबसे क्रूशल पॉइंट ये है कि इन एक्शंस की एक क्लियर शुरुआत और एक क्लियर एंड होता है। जैसे कोई सिंगल कंप्लीटेड इवेंट हो, मैं वहां पहुंचा, या उस शांत बैकग्राउंड को तोड़ने वाली कोई अचानक घटना, अचानक वो चिल्लाया, या एक्शंस की एक पूरी चेन, पहले मैं उठा, फिर मैंने खाना खाया। इम्परफेक्ट के बिल्कुल ऑपोजिट पासे कंपोजिट में सब कुछ तय और मुकम्मल होता है। अब एंट्री होती है चौथे भाग की, टाइम मार्कर्स, हमारा सीक्रेट कोड। यहां से हमारा विश्लेषण एक जासूसी कहानी बन जाता है। हर फ्रेंच सेंटेंस को एक क्राइम सीन की तरह देखना शुरू कीजिए। हमें सुराख के तौर पर इन टाइम मार्कर्स को ढूंढना होता है। कुछ ऐसे स्पेसिफिक वोकैबुलरी वर्ड्स होते हैं जो सेंटेंस में आते ही तुरंत ट्रिगर कर देते हैं कि यहां इम्परफेक्ट आएगा या पासे कंपोजे। एक तरह से ये वर्ड्स ग्रामर का इशारा देने वाले मैजिक स्विचेस हैं। और इन शब्दों को समझना सच में बहुत हेल्पफुल है। जब पौधों के यानी जबके या सुवा अक्सर जैसे वर्ड्स आएं तो ये डायरेक्टली इम्परफेक्ट का इशारा है। लेकिन अगर तुताकू या सुदा आ जाए, जिसका मतलब है अचानक, तो वहां बिना सोचे पासे कंपोजे लगा देना है। इन सीक्रेट कोड्स के साथ सही टेंस चुनना लिटरली एक जादू की तरह आसान हो जाता है। आते हैं 5वें और आखिरी भाग पर, स्टोरी टेलिंग, अभ्यास और सार। अब वक्त आ गया है इन सारे नियमों को एक छोटी सी कहानी में अप्लाई करने का। इस वाक्य पर फोकस करते हैं। Pendant que je lisais un livre, il faisait beau, यानी जब मैं किताब पढ़ रहा था मौसम अच्छा था। यहाँ pendant के टाइम मार्कर है और मौसम का बहुत ही पीसफुल डिस्क्रिप्शन चल रहा है। ये दोनों चीजें बैकग्राउंड सेट कर रही हैं, इसीलिए यहाँ प्योरली इम्परफेक्ट का यूज हुआ है। सेट डिजाइन बिल्कुल रेडी हो चुका है। और अब देखिए आगे क्या होता है।
tout à coup la porte s'est ouverte, यानी अचानक दरवाजा खुला। वो शांत बैकग्राउंड एकदम से इस tout à coup वाले एक्शन से इंटरप्ट हो गया। दरवाजा खुला और क्रिया वहीं पूरी हो गई। इसीलिए यहाँ एक्शन ड्राइवर यानी पासे कॉम्पोजे का यूज किया गया है। दोनों टेंसेस ने मिलकर एक परफेक्ट सीन क्रिएट कर दिया। तो इस पूरी चर्चा को द स्टोरी टेलर्स फॉर्मूला के इन 3 आसान स्टेप्स में समेटा जा सकता है। पहला, इम्परफेक्ट से बैकग्राउंड पेंट कीजिए। दूसरा, टाइम मार्कर्स यानी ट्रिगर वर्ड्स को स्पॉट कीजिए। और तीसरा, पासे कॉम्पोजे के साथ सडन एक्शन को डिलीवर कीजिए। ये एक फुल प्रूफ और व्यवहारिक फ्रेमवर्क है। अब वापस आते हैं एक नई चुनौती पर। एक आखिरी सेंटेंस। मैं सो रहा था जब अचानक अलार्म बजा। I was sleeping when suddenly the alarm rang. अब हमारे इस नए स्टोरी टेलिंग मैप का यूज करके इस सीन को फ्रेंच में कैसे डायरेक्ट करेंगे? कौन सा हिस्सा इम्पाफे का होगा और कहां पसे कॉम्पोजे आएगा? इस पजल को खुद सुलझाने की कोशिश जरूर कीजिए। ये फ्रेंच सीखने का एक बहुत ही मजेदार हिस्सा होने वाला है। ऐसे ही लगातार सीखते रहिए और इस विश्लेषण में जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। नमस्ते दोस्तों, आज के इस एक्सप्लेनर में आप सभी का स्वागत है। आज हम जिस विषय पर बात करने वाले हैं वो बेहद दिलचस्प है। हम फ्रेंच ग्रामर के एक बहुत ही अहम हिस्से को डिकोड करने वाले हैं और वो है विशेषण और तुलना। हमारा लक्ष्य एकदम साफ है। हिंदी के हमारे रोजमर्रा के शब्दों जैसे ज्यादा और सबसे ज्यादा को फ्रेंच में एकदम सहजता से कैसे कहा जाए, ये सीखना है। यकीन मानिए, A2 स्तर से लेकर B2 स्तर की फ्लुएंसी तक का यह सफर बहुत मजेदार होने वाला है। जब हम कोई नई भाषा सीखते हैं और उसे अपनी मातृभाषा से जोड़कर देखते हैं तो चीजें जादुई तरीके से आसान हो जाती हैं, है ना? तो चलिए शुरू करते हैं। आज के इस सेशन में हम क्या क्या देखने वाले हैं उसकी एक छोटी सी झलक देख लेते हैं। सबसे पहले हम फ्रेंच तुलनाओं का परिचय लेंगे, फिर अधिक, कम और समान के बारे में जानेंगे। उसके बाद हम सुपरलेटिव्स में महारत हासिल करेंगे, कुछ रोजमर्रा की बातचीत के उदाहरण देखेंगे और आखिर में आज जो भी सीखा उसका थोड़ा अभ्यास और रिवीजन करेंगे। चलिए बिना किसी देरी के अपने पहले हिस्से की ओर बढ़ते हैं, फ्रेंच तुलनाओं का परिचय। अब जरा सोचिए, हम अपनी आम बातचीत में कितनी बार चीजों, जगहों या लोगों को कंपेयर करते हैं, जैसे ये घर उस घर से बड़ा है या वो गाड़ी इस गाड़ी से तेज है। तो फ्रेंच में ये तुलनाएं असल में काम कैसे करती हैं? ये बहुत ही सिंपल है। किसी विशेषण यानी एडजेक्टिव की मात्रा बताने के लिए उसे बदलना। यह बिल्कुल हमारे हिंदी के ज्यादा या कम की तरह ही काम करता है। सच कहूं तो हम यहाँ कोई बिल्कुल नया कॉन्सेप्ट नहीं सीख रहे हैं, बल्कि अपने उसी हिंदी वाले विचार को एक नया फ्रेंच रूप दे रहे हैं। और हिंदी से ये सीधा कनेक्शन ना ग्रामर को समझने के बोझ को एकदम हल्का कर देता है। अब आते हैं अपने दूसरे भाग पर, अधिक, कम और समान। अगर आप धारा प्रवाह फ्रेंच बोलना चाहते हैं तो ये 3 संरचनाएं समझ लीजिए, आपकी मास्टर की है। पहली है प्लस के, जिसका मतलब है डैश से ज्यादा। दूसरी है मॉयस के, यानी डैश से कम। और तीसरी बहुत ही दिलचस्प है औसीख, जिसका अर्थ है उतना ही जितना, यानी किसी चीज के बिल्कुल बराबर होना। बस ये 3 छोटे छोटे वाक्यांश ही वो बुनियाद हैं जिनसे आप फ्रेंच में किसी भी चीज की तुलना कर सकते हैं। भाषा को भी ना हम एक गणितीय सूत्र की तरह देख सकते हैं। ये एक बहुत ही सॉलिड, कभी ना बदलने वाला स्टेप बाय स्टेप तरीका है। सबसे पहले स्टेप 1 में आता है कर्ता यानी सब्जेक्ट। फिर स्टेप 2 में हम अपनी जरूरत के हिसाब से प्लस, माइनस या ओसीबी से कोई एक चुनते हैं। स्टेप 3 में आता है हमारा मुख्य विशेषण यानी एडजेक्टिव, जैसे बड़ा, छोटा या सुंदर। और अंत में स्टेप 4 में हम लगाते हैं क्यों, और उसके ठीक बाद वो संज्ञा जिससे हम तुलना कर रहे हैं। है ना आसान? फ्रेंच और हिंदी का स्ट्रक्चर आपस में किस तरह जुड़ता है ये देखना सच में बहुत दिलचस्प है। यहां देखिए, एक तरफ है प्लस ग्रांक और दूसरी तरफ इसका सीधा हिंदी अर्थ से ज्यादा बड़ा। आपने यहां कुछ नोटिस किया? सबसे खास बात यह है कि फ्रेंच का शब्द क बिल्कुल हमारे हिंदी के शब्द से की तरह काम कर रहा है। ये दोनों भाषाओं के बीच एक सीधा ब्रिज है। आज के बाद जब भी आपको वाक्यों में क दिखाई दे तो आपके दिमाग में तुरंत से आना चाहिए। चलिए इस पूरे फॉर्मूले को एक असली उदाहरण के साथ टेस्ट करते हैं। एले प्लू ग्रॉ को मुआ, हिंदी में इसका एकदम सटीक अनुवाद होगा वह मुझसे ज्यादा बड़ा है। अगर हम इस वाक्य को तोड़ें तो इल यहां करता है, प्लू तुलना करने वाला शब्द है, ग्रैंड विशेषण है और के मुआ
का मतलब है मुझसे। ये देखकर सच में मजा आता है कि जो नियम हमने अभी अभी सीखे वे इस वाक्य में कितनी परफेक्शन के साथ फिट बैठते हैं। तो अब चलते हैं तीसरे हिस्से की तरफ और सीखते हैं सुपरलेटिव्स में महारत हासिल करना। अब हम अपने इस एक्सप्लेनर में A2 स्तर से आगे बढ़कर सीधे B2 स्तर की ओर जंप कर रहे हैं। ये सुपरलेटिव असल में होता क्या है? ये किसी भी गुण की सबसे ऊंची या सबसे नीची डिग्री को दर्शाता है। देखिए, हर बार तुलना सिर्फ दो चीजों के बीच नहीं होती, है ना? कई बार हमें किसी एक चीज को पूरे ग्रुप में सबसे ऊपर या सबसे नीचे रखना होता है। हिंदी भाषा में ये सबसे ज्यादा या सबसे कम के बिल्कुल समान है। बस दिमाग में हिंदी का शब्द सबसे याद कर लीजिए और आपको सुपरलेटिव समझ आ जाएगा। इस सुपरलेटिव फॉर्मूले को भी टुकड़ों में तोड़कर देखते हैं और सच बताऊं तो ये तुलनात्मक फॉर्मूले से भी ज्यादा आसान है। स्टेप 1 में आपको बस एक निश्चित उपपद यानी डेफिनेट आर्टिकल लेना है, ले, ला या लेस। स्टेप 2 में प्लस या मोइन्स आएगा और स्टेप 3 में अपना विशेषण रख दीजिए। यहाँ सबसे बड़ा मैजिक ये है कि जो तुलनात्मक शब्द हमने अभी सीखे थे उनसे पहले केवल ले, ला या लेस लगा देने से वो पूरी संरचना अपने आप सुपरलेटिव बन जाती है। यहाँ जो बात वाकई कमाल की है वो ये है कि फ्रेंच सुपरलेटिव सीधे सीधे हिंदी से कैसे मैच करता है। एक ओर है ले प्लस ग्रां और दूसरी ओर सबसे बड़ा। प्लस ग्रां का मतलब था ज्यादा बड़ा, लेकिन जैसे ही हमने उसके आगे ल लगाया वो तुरंत सबसे बड़ा बन गया। अपने दिमाग में इस पैटर्न को एकदम सेट कर लीजिए, क्योंकि ये आपके वाक्य बनाने की स्पीड को रॉकेट की तरह बढ़ा देगा। चलिए अब आते हैं अपने चौथे भाग पर, रोजमर्रा की बातचीत के उदाहरण। ग्रामर के नियम तब तक बस किताबी बातें लगते हैं जब तक हम उन्हें असल जिंदगी की बातचीत में यूज करके ना देखें। अब इस आम लेकिन शानदार संवाद को ही ले लीजिए। सिट मिजो एम वाई ग्राउंड मिसेला प्लू बैल। हिंदी में इसका अर्थ हुआ, ये घर कम बड़ा है पर सबसे सुंदर है। आपने ध्यान दिया? यहाँ एक ही वाक्य के अंदर तुलनात्मक और सुपरलेटिव दोनों का कितनी खूबसूरती से उपयोग हुआ है। वाक्य का पहला हिस्सा मुआय ग्रां तुलना कर रहा है कि ये कम बड़ा है, और दूसरा हिस्सा ला प्लू बेल जोर देकर बता रहा है कि ये सबसे सुंदर है। फ्लुएंट फ्रेंच बोलने का असली मजा यही है। फ्रेंच उच्चारण अक्सर थोड़ा डराता है, लेकिन ये टिप आपके बहुत काम आएगी। शब्द प्लस को देखिए, इसके अंत में एस आता है। नियम यह है कि किसी व्यंजन यानी कॉन्सोनेंट से पहले प्लस का एस आमतौर पर खामोश रहता है, जैसे प्लस ग्रैंड को हम प्लू ग्रां बोलते हैं। लेकिन अगर इसके ठीक बाद कोई स्वर यानी वॉवेल आता है तो एस का उच्चारण ज की तरह हो जाता है, जैसे प्लस एलिगाओ बन जाएगा प्लू जेलेगा। बस इस छोटे से नियम को ध्यान में रखिए और आपका उच्चारण एकदम नेटिव स्पीकर्स जैसा लगने लगेगा। और अब हम पहुंच गए हैं अपने 5वें और आखिरी हिस्से पर, अभ्यास और पुनरावृत्ति। जो सीखा उसे पक्का करने का समय। आज हमने सच में बहुत सारी मूल्यवान जानकारी कवर की है, तो चलिए खुद को थोड़ा टेस्ट करते हैं। एक सीधा और दिलचस्प सवाल, ग्रांड विशेषण का उपयोग करते हुए फ्रेंच में वह उसके जितनी लंबी है कैसे कहेंगे? इसका उत्तर स्क्रीन पर आने से पहले जरा दिमाग में ओसी के वाले फॉर्मूले को लागू करके देखिए। पहले कर्ता सोचिए, फिर उसी, फिर अपना विशेषण और अंत में के लगा के देखिए। तो क्या आपने सही अनुमान लगाया? सही उत्तर है एलेतोसी ग्रॉन्ड कलुई, यानी वह उसके जितनी लंबी है। यहां सबसे अहम बात यह है कि हमने अपने विशेषण ग्रॉन्ड को ओसी और को के बिल्कुल बीच में एकदम सटीक जगह पर रखा है। यह सही वाक्य संरचना का एक बहुत ही परफेक्ट उदाहरण है। चलिए फटाफट पूरे सेशन का निचोड़ इन 3 सुनहरे नियमों में समेट लेते हैं। पहला रूल, तुलना करने के लिए हमेशा प्लस, मुआ या ओसी के साथ क्यों का उपयोग करें, जो सीधा हिंदी के ज्यादा, कम या उतना ही के बराबर है। दूसरा रूल, इन्हें सुपरलेटिव बनाने के लिए बस इनसे ठीक पहले ल, ला या लेस जोड़ दीजिए, जिसका अर्थ सबसे हो जाता है। और तीसरा, जो सबसे जरूरी है, अपने विशेषण को हमेशा उस संज्ञा के लिंग और वचन से मैच करना ना भूलें जिसकी आप बात कर रहे हैं। बस ये 3 नियम गांठ बांध लीजिए, आपकी फ्रेंच की नींव बेहद मजबूत हो जाएगी। इस एक्सप्लेनर को खत्म करने से पहले मैं आपको एक बहुत ही दिलचस्प सवाल के साथ छोड़ना चाहता हूं। एक बार जब विशेषणों की तुलना में महारत हासिल हो जाती है, तो क्या होगा जब हम क्रियाओं या क्रिया विशेषणों यानी वर्ब्स या एडवर्ब्स की तुलना करेंगे? क्या वाक्य का स्ट्रक्चर बदल जाएगा? ये एक ऐसा सवाल है जो आपको सोचने पर मजबूर करेगा और सीधे B2 स्तर की गहराइयों की ओर ले जाएगा। आज के इस एक्सप्लेनर में बस इतना ही। नई चीजें सीखने की इस उत्सुकता को ऐसे ही बनाए रखिए और हम जल्द मिलेंगे।
नमस्कार। आज के इस विश्लेषण में हम एक बहुत ही दिलचस्प टॉपिक पर बात करने वाले हैं। फ्रेंच में रीजंस और गोल्स को नेचुरली कैसे एक्सप्रेस किया जाए। किसी नए भाषा की शुरुआत में छोटे छोटे सेंटेंसेस बनाना तो ठीक है, लेकिन असली मजा तब आता है ना, जब हम बेसिक A2 लेवल से एडवांस्ड B2 प्रोफिशिएंसी तक पहुंचे और अपनी बातों को ज्यादा गहराई से रख सकें। तो बिना किसी देरी के लेट्स डाइव राइट इन। सो होता क्या है कि हिंदी बोलने वाले लर्नर्स जब फ्रेंच सीखते हैं तो अक्सर एक बहुत आम उलझन आती है। दिमाग में चल रहा होता है क्योंकि या फिर ताकि, लेकिन फ्रेंच में इनका एग्जैक्ट अनुवाद क्या होगा? क्या बिकॉज वाला ट्रांसलेशन लगेगा या सो दैट वाला? ये छोटी सी कंफ्यूजन ना फ्लुएंट कॉन्वर्सेशन के बीच में एक बड़ा स्पीड ब्रेकर बन जाती है। बट डोंट वरी, आज की इस चर्चा के बाद ये रुकावट हमेशा के लिए गायब होने वाली है। आज के रोड मैप पर एक जल्दी से नजर डाल लेते हैं। पहले हम कॉज एंड पर्पस इन फ्रेंच को समझेंगे, उसके बाद अंडरस्टैंडिंग फ्रेंच कॉज एक्सप्रेशंस, फिर मास्टरिंग फ्रेंच पर्पस एक्सप्रेशंस, उसके बाद इन दोनों का कंपैरिजन यानी कॉज वर्सेस पर्पस कंपेयर्ड, फिर देखेंगे रियल लाइफ फ्रेंच डायलॉग और आखिर में एक क्विक एसेंशियल एक्सप्रेशंस रिकैप। तो चलिए शुरू करते हैं पहले सेक्शन से। 1. कॉज एंड पर्पस इन फ्रेंच, सेटिंग द फाउंडेशन। सो सबसे बड़ा सवाल, ये कॉज आखिर चीज क्या है? ग्रामर की दुनिया में कॉज वो वजह है, वो रीजन है जिसकी वजह से कोई घटना होती है। इसे हम सीधे अपने हिंदी के शब्द क्योंकि से जोड़ सकते हैं। जब भी हमें बताना हो कि कोई काम क्योंकि हुआ तो वहां कॉज लगता है। बेसिकली ये किसी भी एक्शन का बैकग्राउंड या पास्ट रीजन क्लियर करता है। अब आते हैं दूसरे सेक्शन पर। 2. अंडरस्टैंडिंग फ्रेंच कॉज एक्सप्रेशंस, फ्रॉम बेसलाइन टू नुआंस्ड। यहाँ पर एक नहीं बल्कि 3 कमाल के एक्सप्रेशंस हैं। सबसे पहला है पार्स किया। ये एकदम बेसिक A2 लेवल का बेसलाइन एक्सप्रेशन है, जिसे आम बोलचाल में बिकॉज के लिए धड़ाधड़ यूज किया जाता है। दूसरा एक्सप्रेशन है कार। इसका मतलब भी क्योंकि ही होता है, लेकिन ये थोड़ा फॉर्मल है, मोस्टली रिटन फ्रेंच में दिखता है। और तीसरा, जो कि बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, पुइस्क्यो। इसका इस्तेमाल तब होता है जब हमें पता हो कि सामने वाले को रीजन पहले से ही मालूम है। जैसे हम हिंदी में कहते हैं ना, चूंकि सब जानते ही हैं, बिल्कुल वैसे ही। आइए अब बढ़ते हैं तीसरे सेक्शन की तरफ। 3. मास्टरिंग फ्रेंच पर्पस एक्सप्रेशंस, एमिंग फॉर अ गोल। अब बात करते हैं पर्पस की, यानी जब हमें हिंदी में ताकि या किस लिए बोलना हो। यहाँ एक बेहतरीन टूलकिट मिलती है जहाँ हम क्लियर प्रोग्रेशन देख सकते हैं। शुरुआत होती है एकदम सिंपल A2 लेवल के शब्द पूर से, जिसका सीधा मतलब है के लिए। फिर थोड़ा लेवल अप होता है अफॉन के साथ, जो स्लाइटली फॉर्मल साउंड करता है। और फाइनली द एब्सोल्यूट गेम चेंजर, एडवांस्ड B2 लेवल का एक्सप्रेशन अफॉन के। एक बात हमेशा याद रखने वाली है कि इसके ठीक बाद सब्जंक्टिव मूड का इस्तेमाल होता है। ये एक अकेला स्ट्रक्चर ऐसी फ्लुएंसी लाता है ना, जो सीधा एडवांस लेवल की प्रोफिशिएंसी शो करता है। तो अब सवाल ये है कि इस आफिंक को ठीक से यूज कैसे करें, राइट? इसका एक बड़ा ही सिंपल 3 स्टेप फॉर्मूला है। स्टेप 1, बेस क्लॉज बनाइए, यानी जो मेन एक्शन हो रहा है उसे लिखिए। स्टेप 2, उसके ठीक आगे आफिंक का फ्रेज जोड़ दीजिए। और स्टेप 3, जो सबसे क्रूशियल है, आने वाले वर्ब को सब्जंक्टिव मोड में कॉन्जुगेट कर दीजिए। फ्रेंच ग्रामर में ये सब्जंक्टिव मोड मास्टर करना लिटरली एक मैजिक ट्रिक सीखने जैसा है। एक बार ये स्टेप क्लियर हो गया तो फ्रेंच पर पकड़ एकदम सॉलिड हो जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं चौथे सेक्शन पर। 4. कॉज वर्सेस पर्पस कंपेयर्ड, स्पॉटिंग द ग्रामेटिकल डिफरेंस। ये कंपैरिजन ना सारा कंफ्यूजन 1 सेकंड में दूर कर देगा। लेफ्ट साइड पर देखिए, कॉज का पूरा नेचर बैकवर्ड लुकिंग है। ये पीछे मुड़कर देखता है कि आखिर किस ट्रिगर या वजह से कोई एक्शन शुरू हुआ। वहीं दूसरी तरफ राइट साइड पर है पर्पस, जो कि 100% फॉरवर्ड लुकिंग है। इसे पिछली घटनाओं से कोई मतलब नहीं, इसका पूरा फोकस एक इंटेंडेड फ्यूचर गोल पर होता है। इन शॉर्ट, कॉज बताता है क्या हुआ और पर्पस बताता है क्या हासिल करना है। मेक सेंस, राइट? अब टाइम है 5वें सेक्शन का। 5. रियल लाइफ फ्रेंच डायलॉग, सीइंग द ग्रामर इन एक्शन। चलिए इस फर्स्ट स्पीकर की लाइन देखते हैं। J'étudie le français parce que j'aime la culture। यहाँ कोई फ्रेंच सीख रहा है और अपना रीजन एकदम साफ शब्दों में बता रहा है, क्योंकि मुझे वहाँ का कल्चर पसंद है। इसमें अपने कारण को समझाने के लिए बेसिक A2 लेवल के कॉज एक्सप्रेशन यानी पर्सके का बड़ा ही सिंपल और क्लियर इस्तेमाल हुआ है। लेकिन अब इस दूसरे स्पीकर के जवाब पर ध्यान दीजिए, ये एक अलग ही लेवल पर है।
Moi, je l'apprends afin que je puisse travailler en Paris. इसका मतलब है मैं इसे सीख रहा हूँ ताकि मैं पेरिस में काम कर सकूं। Absolutely brilliant. ये B2 लेवल की मास्टरी का परफेक्ट एग्जाम्पल है। यहाँ एक क्लियर फ्यूचर गोल दिखाया गया है। और सबसे खास बात, अफैंक के ठीक बाद वर्ब pouvoir का सब्जंक्टिव फॉर्म puisse यूज किया गया है। ये सेंटेंस अपने आप में परफेक्ट एडवांस ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर का नमूना है। और अब हम पहुंच चुके हैं अपने आखिरी सेक्शन पर। 6. Essential Expressions Recap. The Summary Toolkit. आज की इस पूरी चर्चा को इस एक छोटी सी टेबल में बंडल कर दिया गया है। ऊपर वाली रो देखिए, बिकॉज या क्योंकि बोलने के लिए हमारे पास पार्स के, कार और पुइस के हैं जो A2 से लेकर B1 लेवल तक कवर करते हैं। और नीचे की रो में सो दैट या ताकि बोलने के लिए पूर, अफैन द और सब्जंक्टिव के साथ अफै के हैं जो आपको सीधा B2 लेवल तक ले जाते हैं। सच बताऊं तो लैंग्वेज लर्नर्स के लिए ये किसी अल्टीमेट चीट शीट से कम नहीं है। इस विश्लेषण को खत्म करने से पहले सभी के लिए एक जबरदस्त लिंग्विस्टिक चैलेंज है। जरा इस सेंटेंस पर गौर कीजिए। आई एम स्टडीइंग हार्ड सो दैट आई सक्सीड। अगर आज सिखाया गया B2 लेवल का अफिन के प्लस सब्जंक्टिव वाला रूल इसमें अप्लाई करना हो तो इसका फ्रेंच अनुवाद क्या होगा, सोचकर देखिए। ये सिर्फ एक ट्रांसलेशन नहीं बल्कि अपनी प्रोफिशिएंसी चेक करने का एक शानदार तरीका है। इस सवाल का जवाब जरूर ढूंढना चाहिए क्योंकि ऐसी ही कंटिन्यूअस प्रैक्टिस से असल फ्लुएंसी आती है। अगली बार तक के लिए कीप लर्निंग एंड एक्सप्लोरिंग। क्या कभी सोचा है कि एक एकदम स्ट्रिक्ट वेल स्ट्रक्चर्ड फ्रेमवर्क दो बिल्कुल अलग कल्चर्स के बीच एक पुल यानी ब्रिज का काम कर सकता है? तो आज इस एक्सप्लेनर में हम ठीक यही समझने वाले हैं। हम डे 5 डेली फ्रेंच नाम के एक बहुत ही यूनिक लेसन प्लान को डीप डाइव करेंगे। ये कोई ऑर्डिनरी लेसन प्लान नहीं है। ये स्पेसिफिकली हिंदी बोलने वालों के दिमाग और उनके सीखने के तरीके को ध्यान में रखकर बनाया गया है। चलिए देखते हैं कैसे। तो असल सवाल ये है, एक ट्रेडिशनल हिंदी टीचर वाली शैली जो हम सभी ने स्कूल में देखी है, उसका यूज करके फ्रेंच एटिकेट यानी वहाँ के तौर तरीके कैसे सीखे जा सकते हैं। यूजुअली होता क्या है कि फॉरेन लैंग्वेजेस उन्हीं के कल्चरल लेंस से सिखाई जाती हैं, राइट? लेकिन यहाँ गेम थोड़ा अलग है। यहाँ हमारे अपने परिचित हिंदी सिखाने के तरीके से फ्रेंच सिखाई जा रही है। ये अपने आप में दो अलग भाषाई दुनियाओं का एक जबरदस्त क्रॉसओवर है। तो आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले देखते हैं इस लेसन ब्लूप्रिंट को। आखिर इसके बेसिक पैरामीटर्स क्या हैं? अगर हम इन मेन पॉइंट्स पर गौर करें तो लेसन का टॉपिक है दैनिक जीवन और शिष्टाचार यानी डेली लाइफ और पोलाइटनेस। अब सबसे इंटरेस्टिंग चीज देखिए, इस क्लास की ड्यूरेशन सिर्फ 6 से 8 मिनट। जी हाँ, और लेवल सेट किया गया है A2 से B2 के बीच। ये जो स्ट्रिक्ट बाउंड्रीज है ना, ये इसलिए रखी गई है ताकि लर्नर का फोकस बिल्कुल शार्प रहे। एकदम लेजर फोकस लर्निंग, जहाँ कम से कम समय में सटीक जानकारी दी जा सके। अब जरा इस टेबल को देखिए। यहाँ टारगेट ऑडियंस और लेसन ऑब्जेक्टिव का सीधा कनेक्शन दिखता है। टारगेट ऑडियंस कौन है? वो लोग जिनकी मातृभाषा हिंदी है। और ऑब्जेक्टिव क्या है? डेली सिचुएशंस में बिना किसी गलती के एकदम पोलाइट फ्रेंच बोलना। ये कंप्लीटली क्लियर कर देता है कि कैसे एक स्पेसिफिक ग्रुप के लिए सोशल एटिकेट सीखने का निशाना तय किया गया है। मतलब एग्जैक्टली वही सिखाना जो प्रैक्टिकली काम आए। इसके बाद हम आते हैं दूसरे अहम हिस्से पर, मास्टरिंग फ्रेंच पोलाइटनेस, यानी वो कोर वोकैबुलरी जो इस सब के सेंटर में है। अब यहाँ स्क्रीन पर जो कंपैरिजन है वो फ्रेंच सीखने की एक बड़ी फाउंडेशन है, तू और वो के बीच का अंतर। देखिए, तू थोड़ा इनफॉर्मल है, दोस्तों या अपनों के बीच यूज होता है, जबकि वो का इस्तेमाल हम फॉर्मल सिचुएशंस में करते हैं, ठीक वैसे ही जैसे हम हिंदी में तू और आप करते हैं। ये छोटी सी तुलना सिर्फ ग्रामर नहीं सिखाता, बल्कि फ्रेंच कल्चर और वहाँ के सोशल डायनामिक्स की एक गहरी समझ दे देता है। एकदम रिलेटेबल बन जाता है ना। और रिलेटेबल होने की बात करें तो इस फ्रेज को देखिए, पूरी वो, जिसका हिंदी में अर्थ होता है क्या आप कर सकते हैं। ये एक बेहद फॉर्मल और पोलाइट रिक्वेस्ट है जो A2 से B2 लेवल पर आते आते बिल्कुल आवश्यक हो जाती है। अगर दैनिक स्थितियों में दूसरों पर अच्छा इंप्रेशन जमाना है तो ऐसे फ्रेजेस पर पकड़ होना एब्सोल्युटली क्रूशल है। एक और जबरदस्त एग्जाम्पल यहाँ है, je voudrais, यानी मैं चाहूंगा या मैं चाहती हूँ। रोजमर्रा की बोलचाल में, कैफेज में या किसी से पोलाइटली कुछ मांगने का ये एक स्टैंडर्ड तरीका है। इन फ्रेजेस का डायरेक्टली यूज करना इस लेसन प्लान के मेन गोल को हिट करता है।
जो कि है पोलाइट और फॉर्मल फ्रेंच का एकदम करेक्ट इस्तेमाल करना। अब चलते हैं अगले सेक्शन की तरफ, द टीचिंग मेथोडोलॉजी। आखिर सिखाने का वो 6 स्टेप फ्लो क्या है? इस सीक्वेंस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। पढ़ाने का ये तरीका पूरा एक कैलकुलेटेड फ्लो है। शुरुआत होती है एक एंगेजिंग हुक से, फिर हिंदी में उसका एक्सप्लेनेशन दिया जाता है, उसके बाद कंपैरिजन और क्लियर एग्जाम्पल्स दिए जाते हैं, और हाँ, इसके तुरंत बाद आता है डायलॉग और प्रैक्टिस, जिससे कॉन्सेप्ट पक्का हो जाए। अंत में एक क्विक रिकैप। ये जो पूरा सिस्टम है, ये लर्निंग जर्नी को इतना स्मूथ बना देता है कि पता ही नहीं चलता कि कब सीख गए। लेकिन ठहरिए, बात सिर्फ स्टेप्स की नहीं है। इस मेथोडोलॉजी में विजुअल्स का भी पूरा ख्याल रखा गया है। स्क्रीन पर फ्रेंच टेक्स्ट के साथ साथ प्रोनाउंसिएशन यानी उच्चारण के टिप्स भी शामिल हैं। इसका मतलब समझ रहे हैं आप? विजुअल और ऑडिटरी दोनों सेंसेस का एक साथ यूज हो रहा है ताकि नए शब्द दिमाग में एकदम छप जाएं। बिल्कुल साइंटिफिक अप्रोच है। और अब आते हैं एक ऐसे पॉइंट पर जो शायद सबसे फैसिनेटिंग है, इवैल्यूएटिंग लैंग्वेज एक्विजिशन, विशेषकर लहजे या टोन का क्या प्रभाव पड़ता है। यहाँ जो इंस्ट्रक्शन दी गई है उस पर ध्यान दीजिए। फ्रेंडली स्ट्रक्चर्ड हिंदी टीचर स्टाइल, ये सिर्फ एक इंस्ट्रक्शन नहीं है, ये इस पूरी 8 मिनट की क्लास का सोल है। एक ऐसी टोन अपनाना जिससे हिंदी स्पीकर्स पहले से फेमिलियर हैं, वो अचानक से एक नई फॉरेन लैंग्वेज को बिल्कुल अपना सा बना देती है। ये फ्रेंडली टीचर वाला वाइब फॉरेन लैंग्वेज की उस डर या हेजिटेशन को कंप्लीटली खत्म कर देता है। एकदम रिलेटेबल अप्रोच। तो इस ब्लूप्रिंट को समझने के बाद दिमाग में एक बड़ा सवाल जरूर आता है, क्या इस तरह के क्रॉस लिंग्वल स्ट्रिक्टली स्ट्रक्चर्ड मेथोडोलॉजीज दुनिया भर में लैंग्वेज लर्निंग का फ्यूचर तय करेंगे? क्या आने वाले समय में अलग अलग कल्चर्स को एक दूसरे के पढ़ाने के तरीकों से जोड़ने का ये कोई नया ग्लोबल स्टैंडर्ड बनेगा? सोचिए इस बारे में, ये सच में गेम चेंजर आइडिया है। खैर, इस एक्सप्लेनर में आज के लिए बस इतना ही। नमस्ते, आज के इस एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। देखिए, फ्रेंच सीखने वालों से अगर आप पूछें तो सब्जंक्टिव का नाम सुनते ही उनके पसीने छूट जाते हैं। इसे ग्रामर का एक बहुत बड़ा लंबा चौड़ा पहाड़ माना जाता है। लेकिन आज हम इस डर को हमेशा के लिए खत्म करने वाले हैं, क्योंकि आज एक ऐसी हैरानीज नात सामने आएगी ना, जिसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। फ्रेंच सब्जंक्टिव पर मास्टरी हासिल करना एक्चुअली उन लोगों के लिए बहुत आसान है जो हिंदी बोलते और समझते हैं। तो चलिए, बिना किसी देरी के सीधे इसमें चलते हैं और समझते हैं कि ये जादू आखिर होता कैसे है। तो आज का हमारा एजेंडा कुछ इस तरह है। सबसे पहले द हिंदी की कनेक्शन, फिर हम देखेंगे एसेंशियल फ्रेंच सब्जंक्टिव फ्रेजेस, तीसरे नंबर पर फॉर्मिंग रेगुलर सब्जंक्टिव वर्ब्स, उसके बाद एक रियल लाइफ सब्जंक्टिव डायलॉग, और आखिर में प्रैक्टिस एंड फाइनल रिकैप। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर एक छोटा सा साधारण सा हिंदी शब्द फ्रेंच ग्रामर के इतने एडवांस लेवल का दरवाजा कैसे खोल सकता है। ये सुनने में थोड़ा अजीब लगता है, राइट? लेकिन आज हम उस हिडन लिंग्विस्टिक ब्रिज को डिकोड करेंगे जो इन दोनों भाषाओं को आपस में एक बहुत ही मजबूत धागे से जोड़ता है। तो आइए शुरू करते हैं हमारे पहले हिस्से से, द हिंदी की कनेक्शन, ब्रिजिंग द गैप। आइए इन दोनों भाषाओं को साइड बाय साइड रखकर देखते हैं। देखिए, हिंदी में जब भी हम कोई इच्छा या डिजायर जाहिर करते हैं तो एक बड़ा ही कॉमन सा स्ट्रक्चर बनता है, मुझे चाहिए कि। अब इस शब्द की पर जरा गौर कीजिए। इस की के आने के बाद सेंटेंस का आगे का हिस्सा एक खास तरीके से बदलता है। और सबसे दिलचस्प बात क्या है पता है? फ्रेंच में भी एग्जैक्टली यही लॉजिक काम करता है। फ्रेंच का क्यू शब्द, जिसे QUE लिखते हैं, वो लिटरली हिंदी के की तरह बिहेव करता है। जैसे je veux, यानी मुझे चाहिए कि। तो जब भी फ्रेंच में या के आता है, उसके तुरंत बाद वर्ब का रूप बदल जाता है। और दोस्तों, उसी बदले हुए रूप को ही तो सब्जंक्टिव कहते हैं। मतलब दोनों भाषाओं का दिमाग बिल्कुल एक जैसा काम करता है। अब आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे हिस्से की तरफ, एसेंशियल फ्रेंच सब्जंक्टिव फ्रेजेस, द ट्रिगर्स। चलिए देखते हैं सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट ट्रिगर, इल फो क। इसका सीधा सा मतलब होता है ये जरूरी है कि, या अगर इंग्लिश में कहें तो इट इज नेसेसरी दैट। इसकी प्रोनाउंसिएशन पर थोड़ा सा ठहर कर ध्यान देते हैं। इसे बोलते हैं इल फो क। ध्यान रखिए, इल नहीं, ईल। फो में आखिर का जो टी है वो बिल्कुल साइलेंट रहेगा और एंड में क, तो ये बन गया इल फो क। ये एक ऐसा छोटा सा फ्रेज है जो फ्रेंच बोलने वालों के बीच हर दिन, प्रैक्टिकली हर घंटे इस्तेमाल होता है।
और रूल ये है कि इसके तुरंत बाद जो भी एक्शन आएगा वो हमेशा सब्जंक्टिव फॉर्म में ही होगा। दूसरा ट्रिगर जो आपको डेली कॉन्वर्सेशन में सबसे ज्यादा सुनाई देगा वो है ज व क। इसे हम बोलते हैं ज व क। इसका मतलब बड़ा सिंपल है, मैं चाहता हूं कि या मेरी इच्छा है कि। यहां बस एक छोटी सी बात याद रखनी है कि व के आखिर का एक्स साइलेंट होता है, ज व क। अगर आप पेरिस की सड़कों पर हैं या किसी फ्रेंच कैफे में बैठे हैं तो ये फ्रेज इतनी बार बोला जाता है कि इसे तो आपको बस रट लेना चाहिए। इस फ्रेज में एक जज्बा है, एक स्ट्रॉन्ग डिजायर है, और एग्जैक्टली यही डिजायर फ्रेंच सब्जंक्टिव को ट्रिगर करती है। चलिए अब आते हैं तीसरे हिस्से पर, फॉर्मिंग रेगुलर सब्जंक्टिव वर्ब्स, द मैकेनिक्स। अब आप सोचेंगे कि इस फॉर्म को बनाते कैसे हैं, तो रेगुलर वर्ब्स को सब्जंक्टिव में बदलने के 3 बहुत ही आसान स्टेप्स हैं। ये लिटरली किसी मैथ फॉर्मूला जितने सिंपल हैं। स्टेप 1, किसी भी रेगुलर वर्ब का प्रेजेंट टेंस लीजिए और उसका इल्स यानी दे फॉर्म उठा लीजिए। स्टेप 2, उसके आखिर में जो ई एंड लगा होता है उसे पूरी तरह ड्रॉप कर दीजिए, हटा दीजिए उसे। अब जो हिस्सा बचा ना वो आपका बेस बन गया। और आखिर में स्टेप 3, उस बचे हुए बेस के आखिर में बस हमारी नई सब्जंक्टिव एंडिंग्स जोड़ दीजिए और बस हो गया। ये 3 स्टेप्स इतने स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं कि वर्ब कॉन्जुगेशन का ये प्रोसेस एकदम बच्चों के खेल जैसा लगने लगता है। तो ये खास सब्जंक्टिव एंडिंग्स होती हैं, ई, ईएस, ई, ईओस, ईजीएस और लास्ट में वापस से एनटी। अगर आप थोड़ा गौर करें तो आपको समझ आएगा कि इनका पैटर्न प्रेजेंट टेंस से काफी मिलता जुलता है। बस नु और वू के फॉर्म्स में एक छोटा सा बदलाव आता है। इन एंडिंग्स को अगर आप दिमाग में एक पिक्चर की तरह बिठा लें तो आधी चुनौती तो वैसे ही खत्म हो जाती है। ये बिल्कुल वही नेचुरल साउंड्स हैं जो फ्रेंच भाषा को इतना खूबसूरत बनाती हैं। अब बढ़ते हैं चौथे हिस्से पर, रियल लाइफ सब्जंक्टिव डायलॉग इन कॉन्टेक्स्ट। आइए अब एकदम नेचुरल बातचीत का एग्जाम्पल देखते हैं ताकि समझ आए कि ये रूल्स रियल लाइफ में कैसे फिट बैठते हैं। यहाँ पहला स्पीकर बड़ी ही एनर्जी के साथ कहता है, Il faut que nous parlions français tous les jours, जिसका मतलब है ये जरूरी है कि हम हर रोज फ्रेंच बोलें। इस छोटे से डायलॉग में जरा ध्यान दीजिए हमारे ट्रिगर il faut पर। उसके तुरंत बाद वर्ब पार्ले आया है, लेकिन अपने सब्जंक्टिव फॉर्म में पार्लियों, जिसमें उन्होंने बिल्कुल परफेक्टली आईओरेस एंडिंग का इस्तेमाल किया है। और इसके जवाब में दूसरा स्पीकर कहता है, Oui, et je veux que nous regardions des films en français। मतलब हाँ, और मैं चाहता हूं कि हम फ्रेंच में फिल्में देखें। यहाँ देखिए हमारा दूसरा मेन ट्रिगर बैठा हुआ है, Je veux que, और जैसे ही ये ट्रिगर आया वर्ब regarder तुरंत बदलकर regardions हो गया। एक बार अगर आपको वो हिंदी वाला की और फ्रेंच वाला क लॉजिक समझ में आ गया ना, तो ऐसी कॉम्प्लेक्स लाइंस बोलना आपको बिल्कुल आसान और नेचुरल लगने लगेगा। तो अब हम आते हैं अपने 5वें और आखिरी हिस्से पर, प्रैक्टिस एंड फाइनल रीकैप, ब्रिंगिंग इट ऑल टुगेदर। चलिए जल्दी से एक एनर्जेटिक सा रीकैप ले लेते हैं ताकि सब कुछ दिमाग में छप जाए। पहला और सबसे बड़ा टेकअवे, हिंदी का की फ्रेंच के क्यों के लॉजिक को पूरी तरह मिरर करता है। जब भी आपके दिमाग में मुझे चाहिए की आए, समझ लीजिए वहां फ्रेंच का सब्जंक्टिव आने वाला है। दूसरा पॉइंट, हमारे 2 सबसे कॉमन ट्रिगर्स il faut que और je veux que, इन्हें बस याद रखना है। और तीसरा, वर्ब बनाने का हमारा सुपर सिंपल फॉर्मूला, इल्स फॉर्म लीजिए, एंड को हटाइए और सब्जंक्टिव एंडिंग्स जोड़ दीजिए। पता है, ये जानना सच में एक शानदार अनुभव है कि आपकी अपनी हिंदी भाषा का नॉलेज फ्रेंच के सबसे डरावने टॉपिक को कितना आसान बना देता है। और इस एक्सप्लेनर को खत्म करने से पहले मैं आपके लिए एक छोटा सा ट्रांसलेशन चैलेंज छोड़कर जा रहा हूँ। सवाल ये है, इट इज नेसेसरी दैट दे फिनिश द लेसन। आपकी हेल्प के लिए वर्ब बता देती हूँ, फिनेर। अब आप इस पर थोड़ा सा विचार कीजिए, सोचिए इसमें कौन सा ट्रिगर आएगा, फिनेर का प्रेजेंट टेंस में इल्स फॉर्म क्या होता है और उसमें सब्जंक्टिव की एंडिंग कैसे जुड़ेगी। इसे मेंटली सॉल्व करने की कोशिश जरूर कीजिए। आखिर सोचिए, क्या ये कमाल की बात नहीं है कि आपकी अपनी भाषा की समझ किसी अनजान भाषा के सबसे मुश्किल हिस्सों को ऐसे चुटकियों में डिकोड कर सकती है। इस बारे में जरूर सोचिएगा। नमस्ते दोस्तों, आज के इस नई एक्सप्लेनर में एक ऐसी चर्चा शुरू करते हैं जो फ्रेंच भाषा की स्किल्स को बिल्कुल नेक्स्ट लेवल पर ले जाएगी, यानी बेसिक A2 लेवल से सीधा B2 लेवल की एडवांस्ड मास्टरी तक। और वो कैसे होगा? कंडीशनल सेंटेंस यानी शर्त वाले वाक्यों पर पूरी पकड़ बनाकर,
ये छोटे छोटे नियम फ्रेंच बोलने का तरीका पूरी तरह से बदल सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। फटाफट आज के एजेंडा पर एक नजर डालते हैं। सबसे पहले फ्रेंच कंडीशनल्स का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन होगा, फिर हम देखेंगे पहला नियम यानी रियल कंडीशंस, उसके बाद दूसरा नियम हाइपोथेटिकल कंडीशंस की बारी आएगी। फिर इन दोनों रूल्स को आमने सामने रखकर कंपेयर करेंगे, और हाँ, प्रैक्टिस और रियल डायलॉग तो बनता ही है, और आखिर में एक क्विक समरी के साथ इस चर्चा को रैप अप करेंगे। तो आते हैं अपने पहले सेक्शन पर, जो है फ्रेंच कंडीशनल्स का इंट्रोडक्शन। अक्सर बातचीत में ऐसे कॉम्प्लेक्स ख्याल आते हैं ना, जैसे अगर बारिश होती है तो मैं घर पर रहूंगा। इस तरह के थॉट्स को एक्सप्रेस न कर पाना काफी फ्रस्ट्रेटिंग हो सकता है। बस यहीं पर एंट्री होती है फ्रेंच वर्ड सी की। सी ये एक छोटा सा शब्द है, पर भाई इसकी पावर बहुत बड़ी है। ये बिल्कुल हमारे हिंदी के अगर या यदि जैसा ही काम करता है। ये एक ऐसा कंजंक्शन है जो किसी शर्त या कल्पना की शुरुआत करता है। तो अब से दिमाग में जैसे ही अगर आए, फ्रेंच बोलते वक्त तुरंत सी याद आना चाहिए। चलिए बढ़ते हैं सेक्शन 2 की तरफ। पहला नियम, रियल कंडीशंस। अब जरा इस A2 लेवल की ग्रामर पर फोकस करते हैं। इसे एक सिंपल मैथ फॉर्मूले की तरह समझना है। लेफ्ट साइड पर है शर्त, जहां हम सी के साथ प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं, और राइट साइड पर है उसका नतीजा, जो जाएगा फ्यूचर सिंपल। फ्यूचर सिंपल यानी भविष्यकाल में। फॉर्मूला एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड है। अगर कोई चीज अभी होती है तो आगे चलकर उसका क्या रिजल्ट होगा। इसको एक रियल लाइफ एग्जाम्पल से समझते हैं। यहां लिखा है सी झेलेतों ज तेदेरे, सी झेलेतों ज तेदेरे, जिसका मतलब है अगर मेरे पास वक्त होगा तो मैं मदद करूंगा। नोटिस करने वाली बात यह है कि वर्ड्स फॉर्मूले के साथ कितने परफेक्टली मैच कर रहे हैं। सी के साथ आया जे, जो कि प्रेजेंट टेंस है, और नतीजे में ज तेदेरे, जो कि फ्यूचर टेंस है। ये एक ऐसी सिचुएशन है जो पूरी तरह से पॉसिबल और रियल है। अच्छा, फ्लुएंट लगने के लिए ग्रामर के साथ साथ प्रोनाउंसिएशन भी तो जरूरी है। यहां एक बहुत ही शानदार प्रो टिप है। फ्रेंच में जब भी सी के ठीक बाद इल आता है तो उन्हें अलग अलग नहीं बोला जाता, उन्हें एक साथ जोड़कर सील बना दिया जाता है। जैसे सील प्लो, जिसका सीधा सा मतलब है अगर बारिश होती है। बस इस छोटी सी टेक्निक से बोलने का अंदाज एकदम नेचुरल और नेटिव लाइक लगने लगता है। अब आते हैं सेक्शन 3 पर, जहां हमारा सामना होगा दूसरे नियम यानी हाइपोथेटिकल कंडीशन से। अब लेवल अप करके B2 लेवल की टेरिटरी में एंटर करते हैं। जो चीज यहां सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग है वो ये कि यहां टेंसेस का गेम पूरी तरह बदल जाता है। यहां शर्त लगती है सी के साथ इम्पारफे यानी पास्ट टेंस के एक फॉर्म के साथ, और जो रिजल्ट आता है वो होता है कंडीशनल प्रेज़ॉन में। ये शिफ्ट साफ बताता है कि अब हम रियलिटी से बाहर निकलकर एक फैंटेसी या कल्पना की दुनिया में आ गए हैं। जरा इस इमेजिनरी एग्जाम्पल को देखिए। सी जावे लुतों जो तेदरे, मतलब अगर मेरे पास वक्त होता तो मैं मदद करता। दोनों एग्जाम्पल्स को कंपेयर करें तो क्लियर हो जाता है कि सिर्फ टेंस चेंज करने से सेंटेंस की पूरी रियलिटी ही बदल गई। अब इसका साफ मतलब ये निकलता है कि सच्चाई ये है कि असल में वक्त नहीं है, ये बस एक वेश्य कल्पना है। आगे बढ़ते हैं सेक्शन 4 की ओर। अब इन दोनों रूल्स यानी रियल और हाइपोथेटिकल को आमने सामने रखकर देखते हैं। इन दोनों ग्रामेटिकल इक्वेशंस को इस तरह आमने सामने रख देने से सारा कंफ्यूजन चुटकियों में गायब हो जाता है। एक तरफ है रियल सिनेरियो, प्रेजेंट प्लस फ्यूचर, जो कि एक सर्टेनिटी यानी निश्चितता दिखाता है। दूसरी तरफ है हाइपोथेटिकल सिनेरियो, इम्पारफे प्लस कंडीशनल, जो किसी इम्पॉसिबल सिचुएशन या कशिश को दर्शाता है। यानी एक ही बात को कहने के दो बिल्कुल अलग नजरिए। चलिए अब अपने सेक्शन 5 में एंट्री लेते हैं, जहां हम इन रूल्स को थोड़ा प्रैक्टिस और रियल डायलॉग्स में यूज करके देखेंगे। इमेजिन करते हैं कि दो दोस्त वीकेंड का प्लान बना रहे हैं। पहला दोस्त बड़े जोश में आके कहता है, सिर्फ एबोधमा नूजिरों आला प्लाज, यानी अगर कल मौसम बढ़िया रहा तो हम बीच पर जाएंगे। ये पहले नियम का एकदम क्लासिक एग्जाम्पल है। कल मौसम अच्छा होने के पूरे चांसेस हैं, इसीलिए ये बिल्कुल एक रियल और प्रैक्टिकल शर्त है। पर दूसरा दोस्त थोड़ा ड्रामेटिक होते हुए रिप्लाई करता है, मैं सीनू जावियो प्लू दार्जों नु वोयाजेरियों ओन इताली, मतलब लेकिन अगर हमारे पास और पैसे होते तो हम इटली घूमने निकल जाते। यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि स्पीकर तुरंत दूसरे नियम पर शिफ्ट हो गया है। क्यों? क्योंकि असलियत में उनके पास अभी इतने पैसे नहीं हैं, ये बस उनकी एक ख्वाहिश या कल्पना है। डायलॉग में अचानक आया ये स्विच सच में कमाल का लगता है। अब वक्त है दिमाग के घोड़े दौड़ाने का। एक छोटा सा ट्रांसलेशन चैलेंज लेते हैं। अगर बारिश होती है तो मैं रुकूंगा,
इसे फ्रेंच में कैसे ट्रांसलेट किया जाएगा? इसे एक रियल कंडीशन मानते हुए अभी सीखे गए फॉर्मूलों को फटाफट याद करने की कोशिश करते हैं। और इसका सही जवाब है सिल प्लू यो रेस्तेरे। यहाँ सी के साथ आया है प्रेजेंट टेंस का प्लू और उसके रिजल्ट में यूज हुआ है फ्यूचर टेंस रेस्तेरे, जो कि रूल नंबर 1 का एकदम परफेक्ट एग्जाम्पल है। आखिर में सेक्शन 6 की तरफ बढ़ते हैं, जो कि एक समरी और फाइनल रिकैप है। अब आगे से जब भी फ्रेंच में कोई भी कंडीशन वाला सेंटेंस फ्रेम करना हो तो दिमाग में बस ये 2 स्टेप्स वाली चेकलिस्ट याद रखनी है। स्टेप 1, सबसे पहले ये फिगर आउट करना है कि कंडीशन रियल है या सिर्फ एक कल्पना। स्टेप 2, और फिर उसके हिसाब से सही टेंस कॉम्बिनेशन चूज कर लेना है। रियल कंडीशंस के लिए प्रेजेंट और फ्यूचर, और इमेजिनरी कंडीशंस के लिए इम्पारफे और कंडीशनल। बस हो गया काम, इतना ही सिंपल है ये। इस मजेदार चर्चा को रैप अप करने से पहले दूसरे नियम का यूज करते हुए एक डीप हाइपोथेटिकल सवाल। Si tout le monde parle parfaitement français, comment le monde changerait-il? मतलब अगर हर कोई एकदम परफेक्ट फ्रेंच बोलने लगता तो दुनिया किस तरह बदल जाती? इस इंटरेस्टिंग सवाल के जवाब के बारे में थोड़ा सोचिए। इस एक्सप्लेनर में इतना ही। ऐसे ही नई चीजें सीखते और एक्सप्लोर करते रहें। नमस्कार, एडवांस्ड फ्रेंच ग्रामर के इस एक्सप्लेनर में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक बेहद दिलचस्प टॉपिक पर बात करने वाले हैं, अतीत की घटनाओं को एक नेटिव स्पीकर की तरह बिल्कुल सही क्रम में कैसे रखा जाए। अगर बेसिक फ्रेंच से आगे बढ़कर A2 या B2 लेवल की तरफ कदम बढ़ाया जा रहा है तो ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल गेम चेंजर साबित होने वाला है। चलिए सीधे शुरू करते हैं। जरा एक बहुत ही आम स्थिति के बारे में सोचते हैं। मान लीजिए ट्रेन सुबह 8 बजे स्टेशन से निकल गई और हम 7:15 बजे वहां पहुंचे। अब अगर यही बात फ्रेंच में बतानी हो कि हमारे पहुंचने से पहले ही ट्रेन जा चुकी थी, तो इसे कैसे कहेंगे? जब भूतकाल में 2 अलग-अलग समय पर घटनाएं घटती हैं, तो ये बताना थोड़ा ट्रिकी हो सकता है कि कौन सा काम पहले हुआ, है ना? इस ग्रामर वाली पहेली को आसानी से सुलझाने के लिए आज का हमारा सफर कुछ इस तरह रहेगा। हम एक कहानी 2 भूतकाल के कॉन्सेप्ट से शुरुआत करेंगे, फिर समझेंगे कि प्लस के परफे आखिर है क्या, इसे कैसे बनाते हैं, पासे कंपोजे के साथ इसका क्या अंतर है, और अंत में कहानियों और कुछ प्रैक्टिस के जरिए इस पूरे कॉन्सेप्ट को एकदम पक्का कर लेंगे। तो चलिए अपने पहले पड़ाव की ओर बढ़ते हैं। एक कहानी 2 भूतकाल, यानी समय की इस दुविधा को सुलझाना। और यहीं पे एंट्री होती है हमारे आज के समाधान की, जिसे कहते हैं प्लस के पारफे। ये फ्रेंच का एक बेहद शानदार टेंस है जो बिल्कुल अतीत के अतीत यानी पास्ट ऑफ द पास्ट की तरह काम करता है। इसका इस्तेमाल खास तौर पर यह बताने के लिए होता है कि भूतकाल में कोई घटना किसी दूसरी घटना से भी पहले हो चुकी थी। इसे बिल्कुल एक टाइम मशीन की तरह समझ सकते हैं, जो हमें बीते हुए कल में और भी पीछे ले जाती है। इसे एक टाइमलाइन पे इमेजिन करते हैं। अगर हम आज यानी वर्तमान से पीछे की ओर जाएं, तो सबसे पहले हमें पासे कॉम्पोजे मिलेगा, जैसे हमारा 8:15 पर स्टेशन पहुंचना। लेकिन अगर हम इतिहास में थोड़ा और पीछे गोता लगाएं, तो वहां हमें प्लस के पारफे बैठा हुआ मिलेगा, यानी वो 8 बजे का समय जब ट्रेन पहले ही स्टेशन से निकल चुकी थी। है ना एकदम लॉजिकल? अब बढ़ते हैं इसके ग्रामर वाले हिस्से की तरफ और देखते हैं कि इस टेंस को आखिर बनाया कैसे जाता है। अच्छी खबर यह है कि इसे बनाना बहुत ही आसान है और इसके लिए सिर्फ 2 सिंपल स्टेप्स की जरूरत होती है। सबसे पहले अपनी सहायक क्रिया यानी अवॉर या एत्र को इम्परफेक्ट टेंस में बदलना होता है, और दूसरा स्टेप है इसके ठीक बाद मुख्य क्रिया का पास्ट पार्टिसिपल लगा देना। बस बिल्डिंग ब्लॉक्स तैयार हैं। चलिए इसे अवॉर के उदाहरण से समझते हैं। अवॉर का इम्परफेक्ट रूप होता है जावे। अब इसके साथ अगर हम खाने की क्रिया का पास्ट पार्टिसिपल यानी मॉन्जे जोड़ दें तो क्या बनेगा? जावे मॉन्जे, जिसका सीधा सा मतलब है मैंने खा लिया था। बिल्कुल सिंपल गणित की तरह। और यही सेम लॉजिक एत्र के साथ भी काम करता है। एत्र का इम्पारफे होता है जिते। इसके साथ जब पार्ती जुड़ता है तो बन जाता है जिते पार्ती, यानी मैं चला गया था। हाँ, यहाँ ये याद रखना बहुत जरूरी है कि पास्ट पार्टिसिपल के लिंग और वचन के जो एग्रीमेंट वाले पुराने नियम हैं, वो यहाँ भी बिल्कुल वैसे ही लागू होंगे। उसमें कोई बदलाव नहीं है। अब जब हम इसे बनाना सीख गए हैं, तो इन दोनों भूतकालों के बीच का अंतर पहचानना भी जरूरी है। देखते हैं पासे कंपोजे बनाम प्लस का पारफे। इन दोनों को आमने सामने रखकर देखने से तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाती है।
एक तरफ हमारे पास हाल ही में पूरी हुई क्रिया है पासे कॉम्पोजे में जे मॉन्जे, जिसका मतलब है मैंने खाया। वहीं दूसरी तरफ है प्लिस्क पार्फे जवे मॉन्जे, जिसका अर्थ है मैंने खा लिया था। ये साफ दिखाता है कि दूसरी घटना टाइमलाइन में बहुत पहले गहरे अतीत में घटित हुई थी। ग्रामर के नियम तो जान लिए, अब देखते हैं कि असल जिंदगी में या कहानी सुनाते वक्त ये कथाओं को कैसे जीवंत बनाते हैं। याद है हमने शुरुआत में एक ट्रेन वाली प्रॉब्लम की बात की थी? चलिए अब उसे सॉल्व करते हैं। कौन नुसम्स आरी वे आलागार लुथरें एते देजा पार्टी, यानी जब हम स्टेशन पहुंचे तो ट्रेन पहले ही जा चुकी थी। देखिए कैसे इस एक शानदार वाक्य ने दोनों भूतकालों को एक साथ पिरो दिया और एकदम साफ कर दिया कि स्टेशन पहुंचने से पहले ही ट्रेन निकल चुकी थी। सिर्फ कहानियों में ही नहीं, आम बातचीत में किसी की बात बताने के लिए भी ये टेंस जादू की तरह काम करता है। जैसे इलद्दी की लविव्यूस फिल्म, यानी उसने कहा कि उसने ये फिल्म देखी थी। ये सेंटेंस बिल्कुल क्लियर कर देता है कि फिल्म देखने का काम उस बातचीत के होने से बहुत पहले ही हो चुका था। एकदम परफेक्ट। तो चलिए इस एक्सप्लेनर के अंतिम पड़ाव पर चलते हैं, जहां हम इन सभी कॉन्सेप्ट्स का एक क्विक रीकैप करेंगे। अगर आज के इस पूरे डिस्कशन से कुछ अहम बातें याद रखनी हो तो वो ये हैं। पहला, ये टेंस अतीत के अतीत को दर्शाता है। दूसरा, इसका फॉर्मूला बहुत ही सिंपल है, अवॉर या एत्र का इम्परफेक्ट और साथ में पास्ट पार्टिसिपल। और सबसे जरूरी बात, जब भी अतीत की कई घटनाओं को सही क्रम में रखना हो या कोई बेहतरीन एडवांस्ड फ्रेंच स्टोरी सुनानी हो तो ये टूल सबसे ज्यादा काम आता है। इससे टाइमिंग का सारा कंफ्यूजन हमेशा के लिए दूर हो जाता है। व्याकरण का ये मास्टर टूल अब पूरी तरह से अनलॉक हो चुका है। अब कोई कंफ्यूजन नहीं कि कौन सा काम पहले हुआ और कौन सा बाद में। तो बस एक ही दिलचस्प सवाल बाकी रह जाता है, इस नई और मजबूत समझ के साथ आगे कौन सी नई और बेहतरीन फ्रेंच कहानियां रची जाएंगी। आज के इस एक्सप्लेनर में साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह सीखते रहें और अपनी शानदार कहानियों में चांद डालते रहें। नमस्ते। आज के इस नई चर्चा में सीधे मुद्दे पर आते हैं। फ्रेंच भाषा में अपनी राय या ओपिनियंस को कैसे एक्सप्रेस किया जाए। देखिए, सिर्फ शब्द याद कर लेने से ना भाषा पर पकड़ नहीं आती। असली मजा और सहजता तब आती है जब हम बिना किसी हिचकिचाहट के अपने विचार रख सकें। इस एक्सप्लेनर का मुख्य लक्ष्य बिल्कुल क्लियर है, ये सिखाना कि कैसे अपनी राय को एक नेटिव स्पीकर की तरफ फ्रेम किया जाए, जिससे वो एकदम नेचुरल लगे। तो आइए शुरू करते हैं। इस चर्चा के 6 मुख्य हिस्से हैं। आइए फटाफट इन पर नजर डालते हैं। पहला, राय की कला। दूसरा, 4 एसेंशियल फ्रेंच फ्रेजेस। तीसरा, सब्जंक्टिव ट्विस्ट। चौथा, असली जिंदगी के उदाहरण। पांचवा, एक साथ फ्रेंच अभ्यास। और आखिरी में छठा, त्वरित पाठ सारांश। तो चलिए सीधे चलते हैं पहले भाग की तरफ, द आर्ट ऑफ ओपिनियंस, यानी राय देने की कला। दिमाग में एक सवाल आ सकता है कि राय देना आखिर किसी नेटिव स्पीकर की तरह बोलने की अल्टीमेट कुंजी क्यों है। बात दरअसल ये है कि असली बातचीत में हम सिर्फ शब्दों की लिस्ट नहीं बोलते, बल्कि अपने दृष्टिकोण को शेयर करते हैं। जब भी किसी चीज पर स्ट्रांगली अपनी राय दी जाती है तो वो दिमाग में चलने वाले उस बोरिंग मैकेनिकल ट्रांसलेशन के प्रोसेस से बाहर निकलने का रास्ता बन जाती है। ये एक ऐसे ब्रिज की तरह काम करता है जो सिर्फ किताबें पढ़ने और असली दुनिया में फ्लुएंसी के बीच का फासला मिटाता है। सच में यही वो सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट है। अब आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे भाग पर, 4 मुख्य फ्रेंच वाक्यांश। ये 4 वाक्यांश फ्रेंच में अपनी बात रखने के फाउंडेशनल पिलर्स हैं। पहला है आ mon avis। इसे बोलते वक्त एन और ए को थोड़ा स्मूथली जोड़कर बोलें, आ mon avis, जिसका सीधा सा मतलब है मेरी राय में। दूसरा है je pense, यानी मुझे लगता है। यहाँ पॉन्स बोलते समय उस नेजल साउंड यानी नाक से आने वाली ध्वनि का पूरा ध्यान रखना है। तीसरा, je trouve, इसका उपयोग आमतौर पर तब होता है जब हम अपने किसी अनुभव के आधार पर कुछ महसूस करते हैं। और चौथा है selon moi, जिसका अर्थ है मेरे अनुसार। ये सभी A2 लेवल के बुनियादी टूल्स हैं और इनका सही उच्चारण फ्लुएंसी को तुरंत एक लेवल ऊपर ले जाता है। तो यहाँ सबसे बड़ा पॉइंट यह है कि अपने हिंदी दिमाग को फ्रेंच दिमाग के साथ सिंक करना है। सोचिए, हम आम बोलचाल में कितनी बार नेचुरली कहते हैं मेरे ख्याल से या मुझे लगता है। बस इन्हीं शब्दों के सटीक फ्रेंच विकल्प यहाँ मौजूद हैं। मेरे ख्याल से सीधे सीधे बन जाता है आ mon avis और मुझे लगता है फिट हो जाता है je pense que में।
जब इस तरह से एक डायरेक्ट मेंटल मैपिंग की जाती है तो हर बार ट्रांसलेट करने का झंझट खत्म हो जाता है। बस अपनी नेचुरल हिंदी सोच पर इस फ्रेंच सिंटैक्स को फिट करना है। खैर, ग्रामर की कहानी में थोड़ा ट्विस्ट तो आना ही था, तो चलिए बढ़ते हैं भाग 3 पर, द सब्जंक्टिव ट्विस्ट। अब ये सब्जंक्टिव आखिर किस चिड़िया का नाम है? घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ये बस एक ग्रामेटिकल शिफ्ट है जो तब इस्तेमाल होता है जब हम डाउट, अनसर्टेनिटी या सब्जेक्टिविटी दिखाना चाहते हैं। इसमें स्टैंडर्ड वर्ब एंडिंग्स पूरी तरह से चेंज हो जाती हैं। आसान भाषा में समझें को, जब बात पक्की हो, पूरा विश्वास हो, तो नॉर्मल इंडिकेटिव वर्ब्स लगते हैं। लेकिन जैसे ही वाक्य में शंका या डाउट की थोड़ी सी भी एंट्री होती है, ग्रामर के सारे रूल्स पलट जाते हैं। यहां सब्जंक्टिव फॉर्म आती है, और सच कहा जाए तो यही वो रूल है जो बोलने के कौशल को सीधे एडवांस्ड B2 लेवल पर लॉन्च कर देता है। इसको एक एग्जाम्पल से ब्रेक डाउन करते हैं। सर्टिनिटी या पक्का विश्वास होने पर हम कहेंगे je pense qu'il est là। यहाँ ए एकदम नॉर्मल वर्ब है क्योंकि बात 100% पक्की है। लेकिन अगर थोड़ा भी डाउट दिखाना हो तो कहा जाएगा je ne pense pas qu'il soit là। नोटिस किया, जैसे ही न pense pas आया यानी अनसर्टिनिटी सामने आई, वर्ब एस तुरंत बदलकर स्वा हो गया। ये जो स्व है ना, बस यही तो सब्जंक्टिव ट्विस्ट है। यही वो एग्जैक्ट मोमेंट है जहां सर्टिनिटी से डाउट की तरफ शिफ्ट होता है। एक छोटी सी ग्रामर ट्रिक है, पर असर बहुत बड़ा डालते हैं। आइए भाग 4 में देखते हैं कि असली जिंदगी के बातचीत में यह सब कैसा लगता है। एक सकारात्मक राय या पॉजिटिव ओपिनियन को व्यक्त करने का बेहतरीन तरीका यहां देखा जा सकता है। अमोन अवी लुफ फिल्म जेनियाल। इसका सीधा सा अर्थ है, मेरी राय में फिल्म शानदार है। यहां ध्यान देने वाली बात है स्पीकर का आत्मविश्वास। वाक्यांश अमोनावी का इस्तेमाल किया गया और आगे वर्ब को बिल्कुल नॉर्मल एस्ट में रखा गया। ये एकदम क्लियर और कॉन्फिडेंट नेटिव स्पीकर जैसी वाइब देता है। लेकिन अब फर्ज कीजिए सामने वाला इस बात से सहमत नहीं है। वो जवाब देगा je ne trouve pas que ce soit si bien, जिसका मतलब है मुझे नहीं लगता कि ये इतनी अच्छी है। इस रिस्पॉन्स में ग्रामर का जबरदस्त खेल हुआ है। यहां je ne trouve pas क्यों बोलकर तुरंत एक डाउट और डिसएग्रीमेंट पैदा किया गया, और इसी डाउट की वजह से नॉर्मल वर्ब एस्ट हट गया और उसकी जगह सब्जंक्टिव फॉर्म स्वाट ने ले ली। ये बिल्कुल सटीक और फ्लुएंट फ्रेंच का एक शानदार उदाहरण है। यही छोटी छोटी बातें तो बोलचाल को निखारती हैं। और अब वक्त है अपने नए नॉलेज को टेस्ट करने का। भाग 5, एक साथ फ्रेंच अभ्यास। चलिए देखते हैं कि अपना खुद का एडवांस्ड B2 लेवल वाक्य कैसे बनाया जाए। इसके लिए एक सिंपल 3 स्टेप का फॉर्मूला है। स्टेप 1, अपना मनपसंद राय वाला वाक्यांश चुनें। स्टेप 2, एक सब्जेक्ट जोड़ें। और स्टेप 3, अगर पक्का विश्वास है तो इंडिकेटिव लगाएं, और अगर थोड़ा सा भी डाउट है तो सब्जंक्टिव अप्लाई करें। इस फ्रेमवर्क का इस्तेमाल करके आप किसी भी टॉपिक पर बड़ी आसानी से और कॉन्फिडेंस के साथ अपनी बात रखी जा सकती है। चलिए अब इस चर्चा को समेटते हैं। भाग 6, त्वरित पथ सारांश यानी एक क्विक रिकैप। तो आज के इस एक्सप्लेनर के सबसे बड़े टेकअवेज क्या रहे? पहला, उन 4 कोर फ्रेजेस को पूरी तरह मास्टर करना है। दूसरा, हिंदी लॉजिक को फ्रेंच सिंटैक्स के साथ मैप करना सीखना है, जिससे ट्रांसलेशन एकदम नेचुरल लगे। तीसरा, पक्की बात के लिए हमेशा नॉर्मल इंडिकेटिव फॉर्म का यूज करना है। और चौथा, सबसे अहम पॉइंट, जहां थोड़ा सा भी डाउट या डिसएग्रीमेंट हो, वहां तुरंत सब्जंक्टिव ट्विस्ट को डिप्लॉय करना है। ये चारों चीजें मिलकर ही तो फ्रेंच बोलने की सहजता को मजबूत बनाती हैं। अंत में एक सवाल छोड़कर जा रहे हैं जिसे आगे ट्राई किया जा सकता है। कैले वत्र आवी सुरसेत लेसों। जी हां, अब वक्त आ गया है इन नए नियम और शब्दों को अपनी अगली फ्रेंच कॉन्वर्सेशन में उतारने का। भाषा सीखने का सफर थोड़ा लंबा जरूर होता है, पर इस विश्लेषण के बाद अपना नजरिया बिना किसी झिझक के रखना कहीं ज्यादा आसान हो जाएगा। आज के इस एक्सप्लेनर के लिए बस इतना ही। अपनी प्रैक्टिस लगातार जारी रखें। नमस्कार। आज के इस विश्लेषण में सीधे एक ऐसी कमाल की स्ट्रैटेजी पर बात करते हैं जो फ्रेंच ग्रामर को हिंदी बोलने वालों के लिए बिल्कुल आसान बना देती है। ये कोई आम लेसन प्लान नहीं है, बल्कि एक पूरा ब्लूप्रिंट है। हम यहां देखेंगे कि कैसे एक भाषा के रूल्स को दूसरी भाषा की नींव पर सेट किया जाता है। ये सफर पूरे उत्साह के साथ दिखाता है कि नई भाषा सीखना सिर्फ वर्ड्स का ट्रांसलेशन नहीं है, बल्कि एक पूरे नए भाषाई ढांचे को अपने दिमाग में फिट करने जैसा है। अब एक बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर कोई टीचर फ्रेंच ग्रामर की बिल्कुल अलग संरचना को हिंदी शब्दावली पर इतने प्रभावी ढंग से मैप कैसे करता है? दोनों बिल्कुल अलग भाषा प्रणालियों के बीच का यह फासला आखिर कैसे मिटता है?
ध्यान दीजिए, जब भी कोई नई भाषा सीखी जाती है, दिमाग की आदत अपने पुराने ढांचे में ही सोचने की होती है। इसलिए दो भाषाओं को जोड़ने वाले एक क्रॉस लिंग्विस्टिक फ्रेमवर्क का इस्तेमाल किया जाता है, जो नए ज्ञान को मातृभाषा की मूल संरचना के ठीक ऊपर बिठा देता है। इससे ना सिर्फ नए रूल्स का डर खत्म होता है, बल्कि नई भाषा को समझने की स्पीड लिटरली कई गुना बढ़ जाती है। चलिए अब इसके मूल उद्देश्य पर आते हैं। इस लेसन का मेन फोकस है रिलेटिव प्रोनाउंस, और इसका सबसे बड़ा लक्ष्य क्या है? A2 से B2 लेवल की तरफ बढ़ने वाले लर्नर्स को वाक्यों को आसानी से और स्मूथली जोड़ना सिखाना। ये कोई छोटी बात नहीं है दोस्तों। टूटे हुए छोटे छोटे सेंटेंसेस से आगे बढ़कर लंबे और फ्लुएंट विचार व्यक्त करने के लिए ये कदम एब्सोल्युटली क्रूशल है। यही वो यांत्रिक या मैकेनिकल गोल है जिससे आगे चलकर भाषा में एक असली प्रवाह और कॉन्फिडेंस आता है। यहाँ एक बहुत ही खास और दिलचस्प स्टाइलिस्टिक इंस्ट्रक्शन दिया गया है, फ्रेंडली स्ट्रक्चर्ड हिंदी टीचर स्टाइल, यानी एक मिलानसार लेकिन व्यवस्थित हिंदी टीचर का अंदाज। ये सिर्फ एक आम सुझाव बिल्कुल नहीं है, बल्कि सीखने के माहौल को अप्रोचेबल बनाने की एक बहुत सोची समझी इंजीनियरिंग है। नई भाषा सीखने में साइकोलॉजिकल सेफ्टी बहुत ज़रूरी होती है। जब सख्त ग्रामर रूल्स एक दोस्ताना माहौल में सिखाए जाते हैं तो अजीब सा लगने वाला डर दूर हो जाता है। ये इंश्योर करता है कि पढ़ाने का तरीका एकदम रिजिड ना हो और सीखने का अनुभव हमेशा पॉजिटिव और मज़ेदार रहे। एक और ध्यान देने वाली बात यहाँ इस कंस्ट्रेंट की है। ये डे 10 का लेसन है और इसका टारगेट ड्यूरेशन सिर्फ 6 से 8 मिनट रखा गया है। इस स्ट्रिक्ट टाइम फ्रेम का सीधा सा मतलब है कि इंस्ट्रक्शन को बेहद क्रिस्प, प्रिसाइज और फोकस्ड होना पड़ेगा। पाठ में इधर उधर की बातों के लिए कोई जगह ही नहीं है। ये छोटी अवधि दिमाग पर बिल्कुल बोझ नहीं डालती। ये इस बात पे फोकस करती है कि बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के सबसे अहम जानकारी को कितनी तेजी से और इफेक्टिव ढंग से डिलीवर किया जा सकता है। और इस छोटी सी टाइम विंडो में जिन स्पेसिफिक लिंग्विस्टिक मटेरियल्स पर काम करना है वो हैं ये 5 टारगेट फ्रेंच प्रोनाउंस की, कै, दो, ऊ और लकेल। इंस्ट्रक्शनल डिजाइन बिल्कुल क्लियर है कि यही वो मटेरियल्स हैं जो डिलीवर करने ही हैं। ये प्रोनाउंस फ्रेंच भाषा की बिल्कुल नींव हैं, खासकर जब सेंटेंसेस को आपस में स्मूथली जोड़ने की बात आए। इनके बिना एडवांस लेवल पर फ्रेंच बोलना लगभग इम्पॉसिबल है। इसलिए किसी भी तरह के भटकाव को रोकते हुए इस पाठ का पूरा फोकस सिर्फ इन्हीं अहम शब्दों पर रखा गया है। अब इस स्लाइड के बारे में जो सबसे कमाल की बात है वो ये कि यहाँ इन फ्रेंच सर्वनामों की तुलना सीधे तौर पर हिंदी इक्विवेलेंट से की गई है, जैसे जो, जिसने या जिसको। ये इस शिक्षण प्रणाली का सबसे पावरफुल हिस्सा है। एक बिल्कुल नए और अनजान कॉन्सेप्ट को सिखाने के लिए पहले से मौजूद मातृभाषा का एक मजबूत एंकर यूज किया जा रहा है। इस डायरेक्ट कंपैरिजन से दिमाग इंस्टेंटली समझ जाता है कि अच्छा, जिसे हिंदी में जिसने कहते हैं, फ्रेंच में उसकी जगह और उसका काम बिल्कुल वैसा ही होगा। ये एक रियल गेम चेंजर स्ट्रैटेजी है। और ये मेथोडिकल फ्लो ब्रिलियंटली दर्शाता है कि पूरी प्रोसेस कितनी लॉजिकल है। सबसे पहले एक हुक और हिंदी में एक्सप्लेनेशन, उसके बाद सीधे लिंग्विस्टिक कंपैरिजन होती है। फिर नियम को ठीक से दिमाग में बिठाने के लिए एग्जाम्पल्स और डायलॉग्स आते हैं, और आखिर में प्रैक्टिस और एक क्विक रिकैप। ये स्टेप बाय स्टेप सफर इनिशियल एंगेजमेंट से लेकर फाइनल रिटेंशन तक का एक पूरा आर्किटेक्टेड जर्नी है। हर एक कदम बहुत क्लेवरली अगले कदम के लिए एक परफेक्ट नींव तैयार करता है। इसके अलावा यहाँ टेक्निकल डिलीवरी के भी सख्त निर्देश दिए गए हैं। स्क्रीन पर फ्रेंच टेक्स्ट का दिखना और साथ में प्रोनाउंसिएशन टिप्स देना एब्सोल्यूट मस्ट बताया गया है। ऐसा क्यों? क्योंकि हिंदी बोलने वालों के लिए फ्रेंच सीखने में इन विजुअल और ऑडिटरी क्यूज का एक साथ मिलना बेहद मायने रखता है। हम सब जानते हैं कि फ्रेंच में शब्दों की स्पेलिंग और उनका प्रोनाउंसिएशन अक्सर एक दूसरे से बिल्कुल अलग होते हैं, राइट? इसलिए जब विजुअल ऑन स्क्रीन टेक्स्ट और आवाज एक साथ मिलती हैं तो एरर की गुंजाइश ऑटोमैटिकली बहुत कम हो जाती है। तो इस सब के बाद एक बड़ा सवाल दिमाग में आता है, क्या नए ग्रामर को मातृभाषा के नेटिव फ्रेमवर्क से जोड़ना ही नई भाषा में अल्टीमेट फ्लुएंसी पाने की असली कुंजी है? ये आखिरी थॉट प्रोवोकिंग बात इस पूरे विश्लेषण को बहुत खूबसूरती से समेटती है। इस ब्लूप्रिंट ने हमें क्लियरली दिखाया कि एक सटीक, फोकस्ड और फ्रेंडली अप्रोच किसी भी कॉम्प्लेक्स भाषा को कितना आसान और तरीके बना सकती है। इन इंस्ट्रक्शनल डिजाइन्स के बारे में सोचकर इन टेक्निक्स को और गहराई से समझने की क्यूरोसिटी नेचुरली बढ़ जाती है। नमस्कार दोस्तों, आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक बेहद ही दिलचस्प टॉपिक पर बात करने वाले हैं।
सोचिए, क्या हमारी फीलिंग्स या भावनाएं हमारी ग्रामर को पूरी तरह से बदल सकती हैं? फ्रेंच भाषा में बिल्कुल ऐसा ही होता है। आज हम देखेंगे कि फ्रेंच वर्ब्स यानी क्रियाएं हमारी भावनाओं और हमारे माइंडसेट के हिसाब से अपना रूप कैसे बदल लेती हैं। अगर फ्रेंच लर्निंग को A2 से B2 लेवल पर ले जाने का लक्ष्य है तो ये सेशन सच में एक गेम चेंजर साबित होने वाला है। अब जरा सोचिए, क्या सिर्फ एक छोटी सी फीलिंग एक्सप्रेस करने से पूरे वाक्य का ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर बदल सकता है? जी हाँ, अंग्रेजी या हिंदी से अलग फ्रेंच भाषा बोलने वाले के मूड को लिटरली बहुत सीरियसली लेती है। मतलब जब कोई बात सिर्फ एक प्लेन फैक्ट की तरह नहीं बल्कि इमोशंस के साथ कही जाती है तो भाषा खुद ब खुद एक नया रूप ले लेती है ना कमाल की बात? तो आज हम किन किन बातों को कवर करने वाले हैं, एक बार जल्दी से देख लेते हैं। हम स्टार्ट करेंगे फ्रेंच सब्जंक्टिव के बेसिक्स से और फिर इसके 3 मेन ट्रिगर्स भावनाएं, संदेह और आवश्यकता को बारीकी से समझेंगे। इसके बाद हम कुछ रियल लाइफ कन्वर्सेशंस देखेंगे और एंड में एक क्विक रिकैप। चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हमारे पहले हिस्से से। फ्रेंच सब्जंक्टिव आखिर है क्या और इस सब्जंक्टिव मूड को असल में कैसे समझा जाए? सब्जंक्टिव को किसी बहुत ही सख्त या बोरिंग ग्रामर रूल की तरह बिल्कुल नहीं देखना है। इसे बस एक साइकोलॉजिकल ट्रिगर मानिए। ये कोई टेंस या काल नहीं है, ये बस अपनी बात कहने का एक मूड है। अब एक तरफ होते हैं नॉर्मल फैक्ट्स जिन्हें इंडिकेटिव कहते हैं, जैसे सूरज पूरब से उगता है, ये 100% गारंटीड फैक्ट है, राइट? और दूसरी तरफ आते हैं सब्जेक्टिव स्टेटमेंट्स यानी सब्जंक्टिव, जैसे मुझे खुशी है कि तुम यहाँ हो। ध्यान दीजिए, यहाँ फोकस इस बात पर नहीं है कि कोई वहाँ है, बल्कि उस खुशी वाली फीलिंग पर है। फैक्ट का मतलब इंडिकेटिव और इमोशन या फीलिंग का मतलब सब्जंक्टिव। अब बढ़ते हैं आगे और देखते हैं हमारा पहला बड़ा ट्रिगर, भावनाएं यानी इमोशंस। यह जानकर सच में हैरानी होती है कि सेंटेंस में थोड़े से इमोशंस डालने से फ्रेंच ग्रामर के रूल्स अचानक से कैसे बदल जाते हैं। भावनाएं या हमारी मेंटल स्टेट एक ट्रिगर की तरह काम करती हैं। जब भी सेंटेंस की शुरुआत में कोई इमोशनल एंगल आता है, चाहे वो खुशी हो, दुख हो या डर, तो उसके तुरंत बाद आने वाली वर्ब को फोर्स किया जाता है कि वो सब्जंक्टिव मूड में ही आए। ये बिल्कुल एक चेन रिएक्शन जैसा है। पहली वर्ब ने इमोशन दिखाया और दूसरी वर्ब तुरंत सब्जंक्टिव बन गई। यहाँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और कॉमन एंकर फ्रेज है जो खुशी जताने के लिए यूज होता है, Je suis content que, जिसका सिंपल सा मतलब है मुझे खुशी है कि। अब कैच ये है कि जब भी इस फ्रेज का यूज होगा तो इसके जस्ट बाद आने वाली हर एक क्रिया यानी वर्ब 100% सब्जंक्टिव फॉर्म में ही रहेगी। और हाँ, सही प्रोनंसिएशन तो सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर इस फ्रेज को एक परफेक्ट फ्रेंच एक्सेंट में बोलना है तो कुछ बातों का खास ध्यान रखना पड़ेगा। कंटेंट बोलते टाइम जो ऑन का साउंड है वो बिल्कुल नाक से आना चाहिए, एकदम एक नेजल साउंड की तरह। और इसके एंड का जो टी है वो कंप्लीटली साइलेंट रहेगा। उसके बाद जो के आता है उसे बहुत ही सॉफ्ट तरीके से क बोलना है। तो ये पूरा मिलाकर बनेगा Je suis content के। चलिए अब आते हैं हमारे दूसरे ट्रिगर पर, जो है संदेह यानी डाउट। तो जहां भावनाएं हमारे मन की स्थिति बताती हैं, वहीं डाउट का मतलब है अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी जब किसी चीज के होने या ना होने पर शक हो, यानी रिजल्ट पता नहीं है, वो इवेंट अभी तक एक पक्का फैक्ट नहीं बना है और सिचुएशन प्योरली सब्जेक्टिव है। अब क्योंकि वो फैक्ट नहीं है, फ्रेंच भाषा यहां स्ट्रिक्टली सब्जंक्टिव फॉर्म की डिमांड करती है। सिंपल सा रूल है, अगर माइंड में डाउट है तो वहां सब्जंक्टिव का आना एकदम तय है। डाउट को एक्सप्रेस करने के लिए ये एक बड़ा ही कोर फ्रेंच फ्रेज है, Je doute que, जिसका मीनिंग होता है मुझे संदेह है कि या मुझे शक है कि। इस एक छोटे से फ्रेज को बोलते ही सुनने वाले को क्लियर हो जाता है कि आगे जो भी बताया जाएगा वो कोई पक्का फैक्ट नहीं है। इसे नेचुरली बोलने के लिए चलिए थोड़ा उच्चारण पर फोकस करते हैं। डाउट में जो ऊ है उसे हिंदी के ऊ की तरह बिल्कुल गोल और क्लियर बोलना है। वर्ड के एंड में जो टीट है उसकी आवाज बहुत ही हल्की होगी या मान लीजिए लगभग साइलेंट ही रहेगी। और जब हम डाउट से के की तरफ जाएंगे तो फ्लो बिल्कुल स्मूथ होना चाहिए, कुछ इस तरह Je doute que। अब देखते हैं हमारा तीसरा और आखिरी मेन ट्रिगर, आवश्यकता को दर्शाना यानी नेसेसिटी। यहाँ लॉजिक बहुत ही सिंपल है। किसी काम को एब्सोल्युटली नेसेसरी या बहुत जरूरी घोषित करना भी एक बहुत बड़ा ट्रिगर है। जब हम कहते हैं कि किसी चीज का होना जरूरी है तो हम एक्चुअली एक ऑल्टरनेट रियलिटी क्रिएट कर रहे होते हैं। हम उस दुनिया की बात कर रहे हैं जहां वो काम होना चाहिए लेकिन असल में वो अभी तक हुआ नहीं है।
ये जो ऑब्लिगेशन या दायित्व है, ये सब्जंक्टिव के लिए एक परफेक्ट एनवायरनमेंट बना देता है। एवरीडे फ्रेंच कॉन्वर्सेशंस में सबसे ज्यादा यूज होने वाला एक एंकर फ्रेज ये रहा, Il est important que। इसका सीधा सा मतलब है, यह महत्वपूर्ण है कि। जब भी किसी एक्शन की इंपॉर्टेंस या अर्जेंसी बतानी हो तो इसका यूज होता है। और गेस व्हाट, इसके ठीक बाद आने वाली वर्ब अपने आप सब्जंक्टिव में चली जाती है। फ्रेंच की आधी खूबसूरती तो उसके स्मूथ फ्लो में ही है। यहाँ लिएजों का रूल अप्लाई होता है। एस्ट के आखिरी टी को हमें अगले वर्ड इंपॉर्टेंट के साथ कनेक्ट करके बोलना होता है, यानी इले ताम्पोख्ताओं। साथ ही इम और पोर में आने वाले नेजल साउंड्स की प्रैक्टिस जरूर करनी चाहिए। और जैसा कि रूल है, आखिरी वर्ड के एंड का टी एकदम साइलेंट रहेगा। थोड़ी प्रैक्टिस के बाद इले ताम्पोख्ताओं बोलना बिल्कुल नेचुरल लगने लगेगा। ओके, तो अब तक हमने थियरी समझ ली। अब बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कि असली बातचीत और अभ्यास में से कैसे इस्तेमाल किया जाता है। इन रूल्स को रियल लाइफ कॉन्वर्सेशन में देखना सच में बहुत इंटरेस्टिंग है। यहाँ ध्यान से देखिए, व्यक्ति ए कहता है je suis content que tu sois là। ये एक इमोशन है। फिर वो ऐड करता है लेकिन il est important que nous fassions cela। यहाँ जरूरत यानी नेसेसिटी दिखाई गई है। इसके जवाब में व्यक्ति बी कहता है je doute que ce soit facile, जो कि साफ तौर पर एक डाउट है। नोटिस किया, हर बार जैसे ही माइंडसेट ट्रिगर चेंज हुआ, चाहे वो फीलिंग हो, नेसेसिटी हो या डाउट, उसकी सब्जंक्टिव वर्ब यानी स्वा, फास्यों या स्वा ऑटोमैटिकली अपनी जगह पर आ गई। सही वर्ब फॉर्म चूज करने के लिए अपने माइंड में बस 1-2 स्टेप का चेकलिस्ट रखना है। स्टेप 1, सेंटेंस बनाते टाइम पहचानिए कि क्या यहां कोई माइंडसेट ट्रिगर है, कोई इमोशन, डाउट या नेसेसिटी। अगर जवाब हां है तो स्टेप 2, बस तुरंत अपनी अगली वर्ब को सब्जंक्टिव मूड में कॉन्जुगेट कर दीजिए। देखा कितना सिंपल है। चलिए अब जल्दी से क्विक रिकैप कर लेते हैं और आज के इस सेशन को रैप अप करते हैं। A2 से B2 लेवल तक का सफ़र तय करने के लिए इन कोर कॉन्सेप्ट्स का क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। सबसे बड़ा टेकअवे ये है कि सब्जंक्टिव कोई बोरिंग किताबी नियम नहीं है। ये बेसिकली बोलने वाले का माइंडसेट दिखाता है। सबसे पहले उस इमोशन या सब्जेक्टिव मूड को पहचानना है, फिर je suis content que या je doute que जैसा एक सही एंकर फ्रेज लगाना है, और आखिर में बिल्कुल स्मूथली सब्जंक्टिव को अप्लाई कर देना है। तो अब एक आखिरी सवाल, इमोशन, डाउट या नेसेसिटी। अगली बार जब फ्रेंच में बात होगी तो इन 3 ट्रिगर्स में से किसे सबसे पहले ट्राई किया जाएगा? इन बातों को सिर्फ नोट्स तक मत रखिए, इन्हें अपनी असली बातचीत में लाइए। इन फ्रेजेस का यूज करने से फ्रेंच लैंग्वेज सच में एक नेक्स्ट लेवल पर पहुंच जाएगी। आज के इस विश्लेषण में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। प्रैक्टिस करते रहिए और मिलते हैं अगले एक्सप्लेनर में। इस नई चर्चा में स्वागत है। आज का विषय सच में बहुत ही दिलचस्प है। आज हम एक ऐसे शानदार ब्लूप्रिंट का विश्लेषण करने जा रहे हैं जो हिंदी और फ्रेंच, इन 2 बिल्कुल अलग भाषाओं के बीच एक मजबूत पुल बनाता है। जरा सोचिए, एक सही और व्यवस्थित लेसन प्लान भाषा सीखने के इस मुश्किल सफर को कितना आसान और मजेदार बना सकता है। ये सिर्फ कोई आम प्लान नहीं है, बल्कि भाषा सिखाने की एक बेहतरीन रणनीति है। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। इस फ्रेमवर्क को अच्छे से समझने के लिए हमने इसे 6 मुख्य हिस्सों में बांटा है। सबसे पहले क्रॉस लिंगुअल चुनौती, फिर काम और पढ़ाई के लक्ष्य, उसके बाद प्रोग्रेस, कुछ बहुत ही जरूरी करियर शब्दावली, इसके निर्देश संबंधी डिजाइन, और आखिर में सबसे अहम बात, धारा प्रवाह बोलना। चलिए सबसे पहले हिस्से में गोता लगाते हैं। क्रॉस लिंगुअल चुनौती। खास तौर पर हिंदी बोलने वालों को फ्रेंच सिखाना एक अलग ही तरह का टास्क है। यहाँ सबसे बड़ा चैलेंज सिर्फ अनुवाद करना नहीं है, बल्कि एक एक्सपर्ट फ्रेंच ट्यूटर की तरह काम करना है, जो 2 भाषाओं और संस्कृतियों के बीच एक पुल बना सके। स्रोत सामग्री में शिक्षण के लहजे यानी टोन को बहुत ही स्पष्ट रूप से तय किया गया है। इसे एक दोस्ताना और व्यवस्थित हिंदी शिक्षक की शैली में होना चाहिए। इसका कारण बिल्कुल साफ है। जब भी कोई नई और अनजानी भाषा सीखी जाती है तो एक ऐसे मार्गदर्शक की जरूरत होती है जो न सिर्फ जानकार हो, बल्कि जिसके साथ सीखने में सहजता भी महसूस हो। ये व्यवस्थित शैली ये पक्का करती है कि फोकस बना रहे और सीखने का पूरा मजा भी आए। अब आते हैं दूसरे खंड पर, काम और पढ़ाई पर लक्ष्य, जो कि एक बहुत ही व्यवहारिक क्षेत्र है। ये पूरा पाठ पूरी तरह से रोजगार और शिक्षा के इर्द गिर्द घूमता है। इस पाठ के कुछ बहुत ही बेसिक पैरामीटर्स तय किए गए हैं।
गौर करने वाली बात यह है कि ये कोई घंटों लंबा बोरिंग लेक्चर नहीं है। इसकी अवधि सिर्फ 6 से 8 मिनट रखी गई है। इस छोटी सी टाइम विंडो का असली मकसद है बहुत ही प्रभावशाली ज्ञान देना। मतलब कम समय में इतना सटीक सिखाना कि जो भी सीखा जाए वो दिमाग में छप जाए। आज की तेज तर्रार जिंदगी में ये फॉर्मेट सच में एकदम परफेक्ट है। चलिए अब तीसरे खंड की ओर बढ़ते हैं, प्रोग्रेस, जहां बात होगी A2 से B2 स्तर तक आगे बढ़ने की। और ये बात बहुत ही शानदार तरीके से दर्शाती है कि ये लेसन कैसे काम करता है। एक तरफ A2 लेवल की बिल्कुल बेसिक समझ है और दूसरी तरफ B2 लेवल के कहीं अधिक एडवांस्ड और कैरियर फोकस्ड लक्ष्य हैं। ये पूरा लेसन एक सीढ़ी की तरह डिजाइन किया गया है। ये बेसिक शब्दों से शुरू होकर धीरे धीरे उस लेवल तक ले जाता है जहां प्रोफेशनली और पूरे आत्मविश्वास के साथ बात की जा सके। हमारा चौथा खंड है आवश्यक करियर शब्दावली, जो इस पूरी सीख की मजबूत नींव बनाती है। अब देखिए, किसी भी करियर की शुरुआत में कुछ खास क्रियाएं बहुत अहम होती हैं। यहाँ पोस्टुलेट शब्द को एक मुख्य शब्द के तौर पर हाईलाइट किया गया है, जिसका मतलब है नौकरी या किसी पद के लिए आवेदन करना। जो भी अपने करियर के लक्ष्यों के बारे में बात करना चाहता है, उसके लिए सबसे पहली सीढ़ी यही जानना है कि आखिर किसी जॉब के लिए अप्लाई कैसे किया जाता है। इस ब्लूप्रिंट से कुछ बहुत ही सटीक और खास शब्दावली लक्ष्य निकाले गए हैं, जैसे सीवी से जुड़े शब्द, ऑन्त्रत्यांग यानी इंटरव्यू, स्टाज, लिसॉन्स जिसका मतलब यहाँ डिग्री से है, और करियर की महत्वाकांक्षाओं से जुड़े शब्द। ये ऐसे ही रैंडमली नहीं चुने गए हैं। ये शब्दों का एक बहुत ही सोच समझकर बनाया गया सेट है, जो भाषा पर महारत हासिल करने के लिए सबसे जरूरी टूल किट देता है। इसका एक बेहतरीन उदाहरण है स्टाज शब्द, जिसका मतलब है एक इंटर्नशिप। ये इस बात पर जोर देता है कि B2 लेवल तक पहुंचने के लिए एकदम व्यवहारिक और रियल वर्ल्ड करियर वाली शब्दावली कितनी जरूरी है। यह सिर्फ डिक्शनरी का एक शब्द नहीं है, बल्कि असल जिंदगी में अपने प्रोफेशनल अनुभव को बयां करने का एक बेहद जरूरी तरीका है। अब हम 5वें खंड पर आते हैं, निर्देश संबंधी डिजाइन का चरण दर चरण ढांचा। ये वो सिस्टमैटिक आर्किटेक्चर है जो इस क्रॉस लिंगुअल टीचिंग को मुमकिन बनाता है। ये बहुत ही सावधानी से तैयार किया गया 6 स्टेप का फ्रेमवर्क है। शुरुआत एक हुक से होती है ताकि ध्यान खींचा जा सके, फिर हिंदी में चीज़ों को समझाया जाता है, उसके बाद कॉन्सेप्ट्स की तुलना की जाती है, फिर आते हैं रियल लाइफ उदाहरण, संवाद और प्रैक्टिस का समय, और आखिर में एक क्विक रिकैप। ये सॉलिड स्ट्रक्चर इस बात की गारंटी देता है कि इतनी मुश्किल शब्दावली भी आसानी से दिमाग में बैठ जाए। अब इस स्लाइड के बारे में जो बात सच में बहुत दिलचस्प है वो ये है कि कॉन्सेप्ट्स की तुलना वाला ये स्टेप हिंदी के स्पष्टीकरण और फ्रेंच अवधारणाओं के बीच एक पुल की तरह काम करता है। ये नई भाषा को सीधे मातृभाषा से जोड़ देता है। इससे होता यह है कि फ्रेंच के जो रूल्स पहले बहुत मुश्किल लग रहे थे, वे अचानक से बहुत लॉजिकल और समझने में आसान लगने लगते हैं। और इस पुल को और भी ज़्यादा मजबूत बनाने के लिए ब्लूप्रिंट में कुछ खास ऑन स्क्रीन ज़रूरतें तय की गई हैं। हिंदी बोलने वालों को सही से समझ आए, इसके लिए स्क्रीन पर फ्रेंच टेक्स्ट का दिखना और साथ ही सही उच्चारण के टिप्स देना बिल्कुल अनिवार्य है। सीखने का मतलब सिर्फ सुनना नहीं होता, बल्कि उसे देखना और बिल्कुल सही तरीके से बोलना भी होता है। अब हम अपने छठे और बिल्कुल आखिरी खंड पर पहुंच गए हैं, धारा प्रवाह बोलना, जो कि इस पूरी मेहनत का अंतिम उद्देश्य है। इन सभी स्टेप्स, रूल्स और शब्दावली को पार करने के बाद बात इसी पर आके टिकती है कि इस ज्ञान का असल जिंदगी में कैसे इस्तेमाल होगा। स्रोत सामग्री का ये कोट नौकरियों और शिक्षा के बारे में धारा प्रवाह बात करें, इस 6 से 8 मिनट के सुपर इंटेंस लेसन के असली गोल को सामने रखता है। इस पूरे प्लान का बस एक ही मकसद है कि बिना किसी झिझक के पूरे कॉन्फिडेंस के साथ अपनी बात रखी जा सके। तो इस शानदार फ्रेमवर्क का विश्लेषण करने के बाद एक बहुत ही बड़ा और विचारोत्तेजक सवाल सामने आता है, क्या इस क्रॉस लिंगुअल ढांचे को सिर्फ हिंदी और फ्रेंच तक ही सीमित रखा जाना चाहिए? बिल्कुल नहीं। सोचने वाली बात यह है कि इसे अन्य जटिल भाषाओं या अलग-अलग करियर गोल्स के लिए कैसे कस्टमाइज किया जा सकता है। सच में इस तरह के स्ट्रक्चर की संभावनाएं बहुत ही विशाल और रोमांचक हैं। इसी दिलचस्प सवाल के साथ स्रोत सामग्री का यह विश्लेषण यहीं समाप्त होता है। इस वैचारिक सफर में साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते। आज के इस खास एक्सप्लेनर में हम एक बहुत ही दिलचस्प टॉपिक पर बात करने वाले हैं। वो टॉपिक जो फ्रेंच भाषा की नींव को सच में मजबूत करता है। हमारा आज का फोकस उन बुनियादी फ्रेंच वर्ब्स पर है जो हमारी फ्रेंच को बिल्कुल नेचुरल और प्रवाहमयी बना देते हैं।
शुरुआत में ये सब थोड़ा सा ट्रिकी लग सकता है ना? लेकिन मेरा यकीन मानिए, एक बार सही स्ट्रक्चर समझ आ जाए तो यही चीजें बेहद आसान और मजेदार लगने लगते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के पूरी एनर्जी के साथ शुरू करते हैं। सच्ची फ्रेंच फ्लुएंसी का असली सीक्रेट है क्या? ये एक ऐसा सवाल है जो हर फ्रेंच लर्नर के दिमाग में जरूर आता है। क्या इसके लिए ढेरों मुश्किल शब्द रटने पड़ते हैं या फिर मशीन गन की तरह बहुत तेज बोलना पड़ता है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। असल में इसका असली जादू कुछ खास कन्वर्सेशनल टूल्स में छिपा है। ये वो जादुई वर्ब्स हैं जो किसी भी बिगिनर की फ्रेंच को सीधे एक नेटिव स्पीकर के लेवल पर जंप करा देते हैं। और आज हम इन्हीं जादुई चाबियों को एक्सप्लोर करने वाले हैं। तो आज के इस सफर का एजेंडा क्या है, फटाफट देखते हैं। सबसे पहले द 3 मॉडल सुपर पावर्स, दूसरा प्रेजेंट और पास्ट टेंसेस, तीसरा कंडीशनल और सबजंक्टिव में महारत हासिल करना, चौथा रियल लाइफ फ्रेंच डायलॉग्स और अंत में क्विक प्रैक्टिस और रिकैप। ये एक एकदम क्लियर रोड मैप है जो हमें बेसिक A2 लेवल से लेकर सीधे एडवांस्ड B2 लेवल तक ले जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने पहले सेक्शन की तरफ, द 3 मॉडल सुपर पावर्स। अब इन्हें सुपर पावर्स क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये क्षमता, दायित्व और इच्छा को एक्सप्रेस करके हमारी पूरी बातचीत को एक सही दिशा दे देते हैं। अब इसे थोड़ा गहराई से समझते हैं। 3 सबसे जरूरी फ्रेंच वर्ब्स हैं, pouvoir, devoir और vouloir। मजे की बात यह है कि हम इन्हें सीधे हिंदी से जोड़कर देख सकते हैं। pouvoir का सीधा सा मतलब है सकना, यानी क्षमता। devoir का मतलब है चाहिए, यानी कोई काम जो करना जरूरी है या कोई दायित्व। और vouloir का अर्थ है चाहना, यानी कोई इच्छा। जब हम इन विदेशी फ्रेंच कॉन्सेप्ट्स को अपनी मातृभाषा हिंदी के स्ट्रक्चर से जोड़ते हैं ना, तो दिमाग बिना किसी कन्फ्यूजन के इन्हें तुरंत कैच कर लेता है। ये सच में एक गेम चेंजर ट्रिक है। अब ये रोड मैप देखिए कि आज हमारा सीखने का प्रोसेस कैसे आगे बढ़ेगा। स्टेप 1 में हम प्रेजेंट टेंस और पासे कंपोजे यानी भूतकाल कवर करेंगे, जो हमारा A2 लेवल है। फिर स्टेप 2 में हम कंडीशनल की तरफ छलांग लगाएंगे, जो कि B1 लेवल है। और लास्ट में स्टेप 3 में हम एडवांस्ड B2 लेवल यानी सबजंक्टिव के मास्टर बनेंगे। स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ने का ये सबसे लॉजिकल और बेस्ट तरीका है। तो शुरू करते हैं सेक्शन 2, प्रेजेंट और पास्ट टेंसेस। चलिए सबसे पहले अपने A2 लेवल के बेस को सॉलिड करते हैं और देखते हैं कि ये वर्ब्स हमारी डेली लाइफ की सिचुएशंस में कैसे फिट होते हैं। रोजमर्रा के आम वाक्य बनाने के लिए pouvoir, devoir और vouloir के प्रेजेंट टेंस फॉर्म्स बिल्कुल मस्ट हैं। मतलब इनके बिना काम नहीं चलने वाला। उदाहरण के लिए je peux यानी मैं कर सकता हूँ, je dois यानी मुझे करना चाहिए, और je veux मतलब मैं चाहता हूँ। देखने में ये शब्द बहुत छोटे लगते हैं, लेकिन पूरी बातचीत का मूड सेट करने में इनकी अहमियत किसी सुपर पावर से कम नहीं है। अब फ्रेंच भाषा की बहुत ही खास बात है उसका प्रोनंसिएशन यानी उच्चारण। जरा VOULOIR में ऊ और OR की ध्वनियों पर ध्यान दीजिए। हम हिंदी बोलने वालों के लिए फ्रेंच के नेजल साउंड्स यानी नाक से निकलने वाले स्वर कभी-कभी ऐसे लग सकते हैं जैसे बोलते वक्त हमारी नाक बंद हो, है ना? ये थोड़ा सा चैलेंजिंग जरूर है, लेकिन अगर एकदम नेटिव फ्रेंच लोगों जैसी आवाज निकालनी है तो इसका सही अभ्यास करना बहुत ही क्रूशल है। यहाँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है, जब ये वर्ब्स प्रेजेंट टेंस से पास्ट टेंस यानी पासे कंपोजे में जाते हैं तो उनके मीनिंग में एक बहुत बड़ा शिफ्ट आता है। ये सिर्फ समय का बदलना नहीं है, पूरी की पूरी फीलिंग ही बदल जाती है। जैसे कि पास्ट में devoir का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि मुझे कुछ करना चाहिए था, बल्कि इसका मतलब ये भी हो सकता है कि मुझे वो काम करना पड़ा, यानी एक मजबूरी आ गई। ये छोटा सा फर्क समझना ही सच्ची फ्लुएंसी की निशानी है। अब बढ़ते हैं सेक्शन 3 की ओर, मास्टरिंग कंडीशनल एंड सबजंक्टिव। यहाँ से हम B2 लेवल के पानी में उतर रहे हैं, जहाँ बात सिर्फ ग्रामर की नहीं बल्कि पोलाइटनेस और इमोशंस की होगी। अगर हम कंडीशनल फॉर्म्स और सब्जंक्टिव फॉर्म्स को कंपेयर करें तो एक बहुत ही क्लियर डिफरेंस दिखाई देता है। कंडीशनल का इस्तेमाल मेनली किसी से बहुत पोलाइटली बात करने या फिर हाइपोथेटिकल सिचुएशंस के लिए होता है। वहीं दूसरी तरफ सब्जंक्टिव की एंट्री तब होती है जब हमें कोई बहुत डीप इमोशन, कोई डाउट या फिर किसी काम के होने की सख्त ज़रूरत दिखानी हो। ये देखना वाकई कमाल का है कि सिर्फ मूड बदल देने से पूरे सेंटेंस का अर्थ कितनी गहराई से बदल जाता है। तो ये सबजंक्टिव मोड आखिर है क्या? ये एक ऐसा ग्रामेटिकल मोड है जो ज़रूरत, भावना या संदेह को एक्सप्रेस करता है। अब ये तो पूरी दुनिया जानती है कि फ्रेंच सीखने वालों के लिए सबजंक्टिव शब्द सुनते ही पसीने छूट जाते हैं। इसे एक डरावने सपने की तरह देखा जाता है।
लेकिन सच बताऊं, एक बार जब हम इसके पीछे का लॉजिक समझ लेते हैं कि ये सिर्फ इमोशंस और अर्जेंसी को दिखाने का एक तरीका है, तो ये एकदम लॉजिकल और नेचुरल लगने लगता है। डरने की बिल्कुल कोई बात नहीं है। जरा इस फ्रेज को देखिए, जो वुद्रे, जिसका हिंदी में मतलब है मैं चाहूंगा। ये कंडीशनल का सबसे बढ़िया और सबसे ज्यादा यूज होने वाला एग्जाम्पल है। नेटिव फ्रेंच स्पीकर्स रोज की बातचीत में, चाहे कैफे में कॉफी ऑर्डर करनी हो या किसी से छोटी सी मदद मांगनी हो, वो हमेशा इसी पोलाइट फ्रेज का इस्तेमाल करते हैं। सीधे मुंह मुझे ये चाहिए बोलने से कहीं ज्यादा बेटर और इम्प्रेसिव तरीका है ये, है कि नहीं? चलिए, अब आते हैं सेक्शन 4 पर, रियल लाइफ फ्रेंच डायलॉग्स। ग्रामर की किताबों से बाहर निकलते हैं और देखते हैं कि असली दुनिया की बातचीत में ये वर्ब्स अपना जादू कैसे दिखाते हैं। जब हम एक ही सेंटेंस में pouvoir यानी क्षमता और devoir यानी दायित्व का एक साथ यूज करते हैं, तो भाषा एकदम नेचुरल साउंड करने लगती है। इमेजिन कीजिए एक डायलॉग, मैं ये कर तो सकता हूँ लेकिन मुझे पहले वो काम करना होगा। देखिए कैसे एक ही सांस में हमने अपनी क्षमता भी बता दी और अपनी मजबूरी भी। ये बहुत ही आम लेकिन बहुत ही पावरफुल तरीका है बातचीत करने का। अब यहाँ नोटिस करने वाली बात ये है कि कैसे वुलवार वाक्य के अगले हिस्से की पूरी कहानी ही बदल देता है। रूल ये है कि जब भी कोई स्ट्रॉन्ग डिजायर या इच्छा बताई जाती है, खासकर कि कोई दूसरा व्यक्ति कुछ करे, तो उसके तुरंत बाद आने वाले वर्ब को सब्जंक्टिव मूड में जाना ही पड़ता है। ये कोई चॉइस नहीं है, ये फ्रेंच ग्रामर का एक बहुत ही खूबसूरत रूल है। और जो इंसान इसका सही इस्तेमाल करना सीख गया, समझ लीजिए उसकी फ्लुएंसी एकदम पक्की है। हम आ गए हैं अपने आखिरी पड़ाव पर, सेक्शन 5, क्विक प्रैक्टिस और रीकैप। हमने अब तक जितना भी एडवांस ज्ञान बटोरा है, उसे एक साथ समेटने का टाइम आ गया है। ये जो मास्टर चार्ट है ना, ये सच में एक अल्टीमेट रेफरेंस गाइड है। इस अकेले मैट्रिक्स में pouvoir, devoir और vouloir को चारों मेन टेंसेस प्रेजेंट, पासे कॉम्पोजे, कंडीशनल और सब्जंक्टिव में एक साथ रख दिया गया है। ये A2 से B2 तक की पूरी ग्रामर जर्नी का एक परफेक्ट स्क्रीनशॉट है। आगे जब भी कभी थोड़ा सा भी डाउट हो, बस दिमाग में इस चार्ट को ले आइएगा, सारे रूल्स एकदम शीशे की तरह साफ हो जाएंगे। आज के इस एक्सप्लेनर को खत्म करने से पहले चलिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल पर सोचते हैं। एक ही वाक्य में सिर्फ pouvoir यानी सकना को हटाकर उसकी जगह दुवार यानी चाहिए लगा देने से वाक्य का पूरा मूड कैसे बदल जाता है। सोचिए, ये सिर्फ एक शब्द का हेरफेर नहीं है, बल्कि एक क्षमता को सीधे एक जिम्मेदारी में बदल लेता है। और यही तो भाषा की असली ताकत है। उम्मीद है आज के इस एक्सप्लेनर ने इन मॉडल वर्ब्स को एक बिल्कुल नए नजरिए से समझने में मदद की होगी। नई चीजें सीखते रहिए और भाषा के साथ बेझिझक अपने एक्सपेरिमेंट करते रहिए। किसी नई भाषा में कॉम्प्लेक्स सामाजिक मुद्दों को समझना थोड़ा मुश्किल लग सकता है ना? लेकिन आज के इस विश्लेषण में हम एक ऐसे अनोखे करिकुलम ब्लूप्रिंट पर चर्चा करने वाले हैं जो हिंदी का सहारा लेकर फ्रेंच सीखने का जादू करता है। देखिए, भाषा सीखना सिर्फ नए शब्द याद करना नहीं होता, बल्कि ये नए विषयों पर अपनी बात रखने का एक जरिया होता है। ये ब्लूप्रिंट बिल्कुल यही करता है। ये एक ऐसा ब्रिज बनाता है जिससे एक नई भाषा में सोसाइटी और मीडिया के मुद्दों को समझना आसान हो जाता है। तो चलिए देखते हैं कि ये डॉक्यूमेंट भाषा सिखाने के इस जटिल काम को कितने व्यवस्थित तरीके से अंजाम देता है। इस पूरे लेसन की बुनियाद एक बेहद दिलचस्प निर्देश पर टिकी है। एक तरफ फ्रेंच भाषा की बारीकियां हैं और दूसरी तरफ हिंदी भाषा की ठोस समझ। एक एक्सपर्ट ट्यूटर को हिंदी का सहारा लेकर फ्रेंच के कॉम्प्लेक्स कंसेप्ट्स को समझाना है। ये क्रॉस कल्चरल प्रेमिस सच में बहुत प्रभावशाली है। होता क्या है ना, जब किसी नई भाषा को मातृभाषा के माध्यम से सिखाया जाता है तो सारा डर और हिचकिचाहट गायब हो जाती है और सीखने का अनुभव एकदम सीधा और स्पष्ट बन जाता है। तो इस ब्लूप्रिंट को अच्छे से समझने के लिए हमारी चर्चा इन 5 मुख्य हिस्सों में बटी हुई है। पहला, लेसन ऑब्जेक्टिव्स और ऑडियंस। दूसरा, कोर मॉडर्न सोसाइटी वोकैबुलरी। तीसरा, A2 से B2 तक का सफर। चौथा, 7 स्टेप टीचिंग स्ट्रक्चर। और आखिर में एग्जीक्यूशन और प्रोनाउंसिएशन टिप्स। शुरुआत करते हैं पहले हिस्से से, लेसन ऑब्जेक्टिव्स और ऑडियंस। अब देखिए, इस लेसन को कुछ सख्त दायरों के अंदर काम करना है। टारगेट ऑडियंस वो हिंदी स्पीकर्स हैं जो फ्रेंच सीख रहे हैं। पर सबसे मज़ेदार बात यहाँ का टोन है। इसे एक फ्रेंडली, स्ट्रक्चर्ड हिंदी टीचर स्टाइल में पेश करना है। यानी एक ऐसा माहौल जहाँ चीज़ें व्यवस्थित ढंग से समझाई जाए, लेकिन रवैया बिल्कुल दोस्ताना हो। और ये सब कुछ सिर्फ 6 से 8 मिनट के अंदर करना है।
सोचिए, एक छोटे से कॉफी ब्रेक से भी कम समय में मॉडर्न टॉपिक्स पर आत्मविश्वास जगाना है। इस टाइम लिमिट और ऑब्जेक्टिव के चलते ये ब्लूप्रिंट एक हाईली फोकस्ड एजुकेशनल टूल बन जाता है। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, कोर मॉडर्न सोसाइटी वोकैब्युलरी। यहाँ शुरुआत होती है एक ऐसे शब्द से जिसके बिना आज की दुनिया की कल्पना भी नहीं की जा सकती। हमारा पहला शब्द है ले रेजो सोसियो, जिसका मतलब है सोशल मीडिया। आज के दौर में सोसाइटी और ट्रेंड्स की बात बिना इसके अधूरी है। इस ब्लूप्रिंट में इस शब्द का होना ये दिखाता है कि फोकस सिर्फ साधारण अनुवाद पर नहीं है, बल्कि उन टूल्स पर है जो सच में आज की सोसाइटी को चला रहे हैं। उसके बाद आता है ला टेक्नोलॉजी यानी टेक्नोलॉजी। सोसाइटी और मीडिया के विषय में टेक्नोलॉजी एक सेंट्रल पिलर की तरह है। सोशल मीडिया हो या रोजाना का संचार, हर एक चीज आज टेक्निक पर निर्भर है। इस शब्द को सिखाना विषय को एक व्यापक रूप देता है, जिससे आगे चलकर आधुनिक ट्रेंड्स पर और भी गहन चर्चा की जा सकती है। और तीसरा सबसे अहम शब्द है l'environnement यानी दी एनवायरनमेंट या पर्यावरण। आज के आधुनिक विषयों में पर्यावरण से बड़ा और मुद्दा क्या हो सकता है? मीडिया लगातार इस पर चर्चा कर रहा है। इन तीनों शब्दों को एक साथ देखने पर पूरी तरह समझ आ जाता है कि इस 6 से 8 मिनट के लेसन का आधार कितना ठोस है। ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये आज के विषयों पर विचार करने के जरूरी हथियार हैं। आगे बढ़ते हैं तीसरे हिस्से की तरफ, नेविगेटिंग A2 to B2। इस पूरे पाठ का असली लक्ष्य और सबसे बड़ी चुनौती एक ही है, सफर को A2 से B2 तक तय करना। यही इसका प्रॉब्लम सॉल्यूशन आर्क है। A2 लेवल पर थोड़ी बेसिक फाउंडेशनल नॉलेज होती है, साधारण वाक्य समझ आ जाते हैं, लेकिन इस मॉड्यूल का लक्ष्य है सीधा B2 तक ले जाना। B2 यानी अपर इंटरमीडिएट लेवल, जहां बिना किसी संकोच के सोसाइटी, टेक्नोलॉजी और एनवायरनमेंट पर खुलकर चर्चा की जा सके। ये ट्रांजिशन अपने आप में एक बहुत बड़ी पेडागॉजिकल लीप है। अब चौथा हिस्सा, द 7 स्टेप टीचिंग स्ट्रक्चर। इस पूरे स्ट्रक्चर को हम मुख्य रूप से 2 हिस्सों में बांट सकते हैं। पहला है इंस्ट्रक्शनल फेज, जहां नई जानकारी दी जाती है। सबसे पहले आता है हुक, जिससे ध्यान तुरंत अपनी तरफ खींचा जाए। फिर हिंदी एक्सप्लेनेशन, ताकि कॉन्सेप्ट बिना किसी उलझन के सीधे दिमाग में बैठ जाए। तीसरा कदम है कंपैरिजन, जिसमें नई चीजों की तुलना उन चीजों से की जाती है जो पहले से मालूम है। और चौथा एग्जाम्पल्स, बिना उदाहरण के तो कोई भी कॉन्सेप्ट ठोस रूप ले ही नहीं पाता, है ना? ये 4 कदम सीखने की एक मजबूत बुनियाद तैयार करते हैं। बुनियाद बन गई तो अब बारी है एप्लीकेशन फेज की। सीखी गई चीजों को व्यवहार में लाना बहुत जरूरी है। इसका पहला कदम है डायलॉग, नए शब्दों और वाक्यों को आपस की बातचीत के रूप में लाना। फिर आती है प्रैक्टिस, क्योंकि बिना अभ्यास के सीखना पूरा नहीं होता। और आखिर में रिकैप, यानी जो कुछ भी पढ़ा गया उसका एक सटीक सारांश। ये 7 कदम मिलकर एक ऐसी टाइट व्यवस्था बनाते हैं जहां भटकने की कोई गुंजाइश नहीं होती। हर 1 मिनट का पूरा हिसाब रखा गया है। और अब आखिरी हिस्सा, एग्जीक्यूशन एंड प्रोनाउंसिएशन टिप्स। इस ब्लूप्रिंट का एक बहुत ही सख्त नियम है, इंक्लूड फ्रेंच टेक्स्ट ऑन स्क्रीन एंड प्रोनाउंसिएशन टिप्स। ये सिर्फ एक हल्का सा सजेशन नहीं है, एक आवश्यकता है। देखिए, जब किसी नई भाषा को सुना जाता है तो स्पेलिंग देखना और उच्चारण समझना बेहद जरूरी होता है, खास करके फ्रेंच में, जहां उच्चारण थोड़ा ट्रिकी हो सकता है। स्क्रीन पर टेक्स्ट का होना मेमोरी को मजबूत करता है और प्रोनाउंसिएशन टिप्स सही आदत डालते हैं। यही वो छोटी छोटी डिटेल्स हैं जो इस लेसन को सच में प्रभावी बनाती हैं। तो इस पूरे करिकुलम ब्लूप्रिंट को समझने के बाद एक गहरा सवाल पीछे छूट जाता है। जब एक ऐसी व्यवस्था देखी जाती है जहां हिंदी का इस्तेमाल फ्रेंच सोसाइटी और मीडिया को समझने के लिए हो रहा है, तो ये सोचने पर मजबूर कर देता है कि क्रॉस लिंग्विस्टिक टीचिंग मेथड्स आखिर ग्लोबल सोसाइटी की समझ को किस तरह आकार देते हैं। ये मॉड्यूल सिर्फ एक भाषा नहीं सिखा रहा है, ये 2 अलग अलग दुनियाओं को जोड़ने का एक पुल बना रहा है। एक ऐसी अप्रोच जो हमारे सीखने और दुनिया को देखने के नजरिए को पूरी तरह बदल सकती है। इसी दिलचस्प विचार के साथ आज का ये विश्लेषण हम यहीं समाप्त करते हैं। नमस्ते, तो आइए बिना किसी देरी के सीधे शुरू करते हैं आज का ये मज़ेदार विश्लेषण। नई भाषा सीखते वक्त ना फ्यूचर की बातें करना अक्सर थोड़ा उलझन भरा लगता है, लेकिन सच मानिए, चिंता की बिल्कुल कोई बात नहीं है। आज आसान हिंदी का इस्तेमाल करके हम फ्रेंच के A2 से B2 लेवल के फ्यूचर टेंसेस को ऐसे क्लियर करेंगे कि कोई भी डाउट बचेगा ही नहीं।
तो चलिए सीधे डाइव इन करते हैं और फ्रेंच ग्रामर के इस हिस्से को मास्टर करते हैं। शुरुआत करने के लिए एक बहुत ही आम सिचुएशन के बारे में सोचते हैं। सेंटेंस है आई विल गो आउट व्हेन आई हैव फिनिश्ड माई होमवर्क, यानी जब मेरा होमवर्क खत्म हो जाएगा तब मैं बाहर जाऊंगा। सोचने वाली बात यह है कि इसका बेदाग फ्रेंच अनुवाद आखिर कैसे होगा। ध्यान दीजिए, यहाँ दो क्रियाएं यानी दो एक्शंस हो रहे हैं और दोनों ही फ्यूचर में होने वाले हैं। पर एक ट्विस्ट है, एक काम दूसरे से पहले पूरा होना चाहिए। इस चर्चा के एंड तक इस सेंटेंस को फ्रेंच में बोलना बिल्कुल बच्चों का खेल हो जाएगा। तो चलिए जल्दी से देखते हैं आज की रूपरेखा क्या होगी। पहले हम फ्यूचर टेंसेस का बेसिक इंट्रोडक्शन देखेंगे, फिर फ्यूचर सिंपल को फॉर्म करना सीखेंगे, उसके बाद फ्यूचर एंटीरियर के राज खोलेंगे, दोनों टेंसेस का कंपैरिजन करेंगे, टाइम क्लॉजेस पर जाएंगे और लास्ट में थोड़ी प्रैक्टिस और एक क्विक रिकैप। परफेक्ट रोड मैप, राइट? तो आगे बढ़ते हैं हमारे पहले बिल्डिंग ब्लॉक की तरफ, यानी फॉर्मिंग द फ्यूचर सिंपल, भविष्यकाल की सबसे जरूरी नींव। वैसे फ्यूचर सिंपल आखिर है क्या? बस सिंपल शब्दों में ये एक ऐसी क्रिया या एक्शन को दिखाता है जो भविष्य में होगा। कोई ऐसी घटना जो अभी तक हुई नहीं है बल्कि आने वाले समय में होने वाली है। जैसे कल मैं पढ़ाई करूंगा या अगले हफ्ते हम पेरिस जाएंगे। ये फ्रेंच लैंग्वेज के फ्यूचर की बिल्कुल बेसिक नींव है। अब आते हैं इस बात पर कि इसे बनाया कैसे जाता है। ये वाकई बहुत सिंपल है। इसके लिए बस मूल क्रिया यानी रूट वर्ब को लेना है और उसमें प्रोनाउन के हिसाब से स्पेसिफिक एंडिंग्स जोड़ देनी है। जैसे जो के साथ आएगा ए, तू के साथ अस और इल या एल के साथ लगता है आ। एक छोटी सी टिप, अगर ध्यान से देखा जाए तो ये एंडिंग्स अवॉर वर्ब के प्रेजेंट टेंस जैसी ही है ना? कितना आसान तरीका इसे याद रखने का। चलिए इसका एक ठोस एग्जाम्पल देखते हैं। सेंटेंस है je mangerai, जिसका मतलब है मैं खाऊंगा। यहाँ मॉन्जे रूट वर्ब है जिसमें ज की एंडिंग ai लगाई गई है, पर यहाँ प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान देना बहुत मैटर करता है। इसे बोलते हैं je mangerai। ai का साउंड बिल्कुल ए की तरह निकलता है। इस बेसिक ढांचे को बस एक बार पकड़ लेना है, फिर आगे के कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट सीखना बड़ा ही इंटरेस्टिंग हो जाता है। और अब आते हैं उस कॉन्सेप्ट पर जो थोड़ा सा एडवांस्ड है पर बहुत मजेदार है। अनलॉकिंग द फ्यूचर एंटीरियर, यानी पास्ट इन द फ्यूचर। फ्यूचर एंटीरियर नाम सुनकर लगता है ना कि कुछ बहुत टेक्निकल है। असल में ये एक ऐसी क्रिया को दर्शाता है जो किसी दूसरी फ्यूचर क्रिया से ठीक पहले पूरी हो चुकी होगी। इसे पास्ट इन द फ्यूचर भी कहते हैं, यानी फ्यूचर में होने वाले किसी बड़े काम से पहले जो छोटा काम कंप्लीट हो चुका होगा उसे बताने के लिए हम इस टेंस का उपयोग करते हैं। इस कॉम्प्लेक्स टेंस को बनाने का फॉर्मूला एक कंपाउंड टेंस पर आधारित है, मतलब इसके दो हिस्से होते हैं। पहला हिस्सा है सहायक क्रिया यानी ऑक्सिलरी वर्ब avoir या être, जिसे हमने अभी सीखे हुए फ्यूचर सिंपल फॉर्म में रखना है, और दूसरा हिस्सा है मुख्य क्रिया का पास्ट पार्टिसिपल। ज्यादातर क्रियाओं के साथ avoir लगता है, पर अगर मूवमेंट या गति वाली क्रिया है तो être का यूज होता है। A2 से B2 लेवल तक की फ्लुएंसी के लिए ये स्ट्रक्चर बिल्कुल एक मास्टर की तरह है। तो अब एक बहुत ही क्लियर पिक्चर के लिए इन दोनों टेंसेस को आमने सामने रखकर कंपेयर करते हैं। दोनों का तुलनात्मक रूप देखिए। एक तरफ है हमारा फ्यूचर सिंपल je mangerai, यानी मैं खाऊंगा। इसमें सिर्फ एक शब्द की क्रिया है। वहीं दूसरी तरफ है फ्यूचर एंटीरियर j'aurai mangé, जिसका मतलब है मैं खा चुका हूंगा। देखिए यहाँ दो पार्ट्स हैं, और जो avoir का फ्यूचर सिंपल है और manger जो पास्ट पार्टिसिपल है। एक बेसिक आने वाला समय दिखा रहा है और दूसरा ये दर्शा रहा है कि भविष्य में एक टाइम पर ये काम 100% पूरा हो चुका होगा। इस समय के चक्कर को ठीक से समझने के लिए एक टाइमलाइन की सोचिए। कल सुबह 10 बजे पढ़ाई शुरू करनी है, 11 बजे तक पढ़ाई पूरी हो जाएगी। अब क्योंकि 11 बजे ये काम पूरा हो चुका होगा, यहाँ लगेगा फ्यूचर एंटीरियर। फिर दोपहर 12 बजे एक मूवी देखने का प्लान है, ये मुख्य इवेंट है, तो यहाँ लगेगा फ्यूचर सिंपल। आसान भाषा में कहें तो 11 बजे वाला काम पूरा होना 12 बजे वाले काम की कुंजी है। अब सवाल ये है कि इन दोनों टाइमलाइंस को आपस में जोड़ा कैसे जाए। चलिए टाइम क्लॉजेस और डायलॉग पर चलते हैं। नेटिव फ्रेंच बोलने वाले इन टाइमलाइंस को आसानी से जोड़ने के लिए दो जादुई शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, quand और lorsque। इनका अर्थ लगभग एक ही है, जब या जैसे ही। जब बातचीत में ये शब्द आते हैं तो समझ लीजिए कि अब एक कॉम्प्लेक्स फ्यूचर स्थिति आने वाली है जहां एक काम दूसरे पर निर्भर करेगा। एक तरह से ये ट्रिगर वर्ड्स हैं।
एक परफेक्टली नेचुरल फ्रेंच वाक्य बनाने के लिए बस 2 सिंपल स्टेप्स याद रखने हैं। स्टेप 1, कॉ या लॉर्स्क के तुरंत बाद उस क्रिया का उपयोग करना है जो पहले खत्म होगी, यानी हमारा फ्यूचर ऑन्टेरियर। और स्टेप 2, जो मेन एक्शन उसके बाद होगा, उसके लिए फ्यूचर सिंपल लगाना है। ये ग्रामर का बिल्कुल सुनहरा नियम है, इसे हमेशा याद रखना चाहिए। तो आइए वापस उस सवाल पर चलते हैं जो शुरुआत में देखा था। आई विल गो आउट व्हेन आई हैव फिनिश्ड माई होमवर्क। अब इसे फ्रेंच में बोलना कितना लॉजिकल लगता है? Quand j'aurai fini mes devoirs, je sortirai। रूल बिल्कुल परफेक्टली फिट बैठ रहा है ना? कॉ के साथ फ्यूचर अंटेरियर का j'aurai fini, क्योंकि होमवर्क पहले खत्म होगा, और फिर फ्यूचर सिंपल का je sortirai, क्योंकि बाहर जाना उसके बाद होगा। एक और मजेदार एग्जाम्पल देखते हैं जहां लॉर्स्के और être वर्ब का यूज हुआ है। Lorsque le train sera arrivé, nous partirons, यानी जब ट्रेन आ चुकी होगी तब हम निकलेंगे। यहाँ arrivé एक मूवमेंट वाला वर्ब है, इसलिए avoir की जगह être का फ्यूचर सिंपल यानी सरा लगाया गया है। ये सेंटेंस बिल्कुल नेचुरल फ्लो करता है और डेली कॉन्वर्सेशंस में बहुत काम आता है। थियोरी और रूल्स बहुत हो गए, अब बारी है थोड़ी प्रैक्टिस और एक क्विक फाइनल रिकैप की। चलिए देखते हैं कितना कुछ क्लियर हुआ है। दिमाग पर थोड़ा जोर डालते हैं और इस छोटी सी एक्सरसाइज को ट्राई करते हैं। इस सेंटेंस को ट्रांसलेट करने की कोशिश कीजिए। When I have eaten, I will sleep। सोचिए, इसका ढांचा कैसा होना चाहिए? पहले कौन सा काम खत्म होगा? खाना खाना, राइट? तो वहां कौन सा टेंस आना चाहिए? और सोने वाला मैं काम जो बाद में होगा, वहां क्या लगेगा? और सही जवाब है Quand j'aurai mangé, je dormirai। अगर दिमाग में बिल्कुल यही ट्रांसलेशन था तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। कॉ के बाद फ्यूचर ऑन्टेरियर फॉर्म बिल्कुल सही जगह पर है और फिर फ्यूचर सिंपल का यूज हुआ है। खाना पहले फिनिश होगा और फिर नींद आएगी। बिल्कुल बेहतरीन। आज के इस पूरे विश्लेषण को बस इन 4 सिंपल पॉइंट्स में सम अप किया जा सकता है। फ्यूचर सिंपल मतलब भविष्य का एक सिंगल एक्शन। फ्यूचर अंटेरियर मतलब वो काम जो किसी दूसरे फ्यूचर इवेंट से पहले ही कंप्लीट हो चुका होगा। इन्हें आपस में जोड़ने का काम कॉ और लॉर्स्के करते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, क्रोनोलॉजी यानी समय का सीक्वेंस ही टेंस तय करता है। जो पहले होगा वहां पास्ट इन द फ्यूचर और जो बाद में होगा वहां सिंपल फ्यूचर। तो अब जब ये सारे टेंसेस और इनके मैकेनिक्स बिल्कुल स्पष्ट हो चुके हैं, इन शानदार ग्रामर टूल्स के साथ अगली कौन सी फ्यूचर योजनाओं को फ्लुएंट फ्रेंच में शेयर किया जाएगा? चाहे अगले महीने की किसी ट्रिप का प्लान हो या नए करियर गोल सेट करने हो, अब उन्हें परफेक्टली व्यक्त करना बहुत आसान है। आज के इस विश्लेषण में बस इतना ही। ऐसे ही भाषा के नए राज खोलते रहिए और सीखते रहिए।